गुप्ता जी एंड कंपनी ने जिन कंपनियों के साथ कारोबार किया उनमें से एक फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज़ थी। इस कंपनी का स्वामित्व बांगुर परिवार के पास था। बांगुर परिवार कलकत्ता के सबसे अमीर मारवाड़ी परिवारों में से एक था। एक समय था जब बांगुर परिवार संपत्ति के मामले में टाटा, बिरला और मफतलाल के बाद देश का चौथा सबसे अमीर कारोबारी घराना था। नकदी के मामले में तो यह घराना संभवतः इन सब से आगे था। अपने बचपन में हम उनकी अकूत संपत्ति की कहानियां सुना करते थे। किस तरह वे खाना सिर्फ चांदी की थालियों में खाते थे। बांगुर परिवार ने अपना कारोबार शेयर मार्केट से शुरू किया और वहां से मिली सफलता के बाद कई क्षेत्रों में कारोबार की बुलंदियों को छू लिया। उन्होंने निर्माण में सबसे पहला कदम वेस्ट कोस्ट पेपर के जरिए बढ़ाया। उसके बाद फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज नामक जूट मिल का अधिग्रहण किया। शेयर मार्केट में सूचीबद्ध यह इंडस्ट्री खड़गपुर से कलकत्ता के बीच बोरिया नामक एक छोटे स्थान पर स्थित थी। 1960 के दशक के शुरुआती साल में बांगुर परिवार ने बोरिया जूट मिल के कंपाउंड में केबल बनाने का फैसला किया। इस कंपनी की स्थापना 1945 में दो बड़ी केबल फर्मों कैलेंडर्स केबल एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी और ब्रिटिश इंसुलेटेड केबल के विलय से हुई थी से तकनीकी समझौता किया। बांगुर परिवार ने इस केबल को ग्लोस्टर के नाम से बाजार में उतारा। गुप्ता जी एंड कंपनी दिल्ली में इसके अनेक डीलर्स में से एक थी। एक बार ग्लोस्टर कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर माधव दास डीलर से मिलने दिल्ली आए। अब तक वे पीसी गुप्ता से ही बातचीत करते थे क्योंकि गुप्ता जी एंड कंपनी का बाहरी चेहरा वे थे। अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। गुप्ता जी एंड कंपनी का चेहरा बदल चुका था। उन्हें अब क्यूआरजी से बात करनी थी। शुरुआत में क्यूआरजी इस तरह के मामलों में कुछ हिचकते थे क्योंकि वे ऐसे मामलों में कुछ कम अनुभवी थे। लेकिन ये सारी हिचक सिर्फ उनके मन तक सीमित रही। उन्होंने माधव दास से बहुत अच्छी तरह से बातचीत की। इसका कारण यह था कि क्यूआरजी भागीरथ पैलेस के बाकी डीलर से अलग थे। जब बाकी डीलर्स अपनी दुकान पर काउंटर के पीछे बैठते और पूरे दिन ग्राहकों का इंतजार करते, वहीं क्यूआरजी पूरे मार्केट में घूमकर कारोबार के लिए उत्सुक रहते। उनका मानना था कि रोज़मर्रा के काम तो कोई भी कर्मचारी संभाल सकता है। उनके अंदर कुछ खास तरह की बेचैनी थी। वे कहते थे खाज होनी चाहिए। माधव दास ने क्यूआरजी की इस बेचैनी को न सिर्फ पहचाना बल्कि उन्हें घूम घूम कर ग्राहकों से बात करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने सुझाव दिया कि क्यूआरजी को एक मोटरसाइकिल खरीद लेनी चाहिए, लेकिन सीमित संसाधनों में यह संभव नहीं था। दास ने इसका भी हल सुझा दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी के पास एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल रखी है जिसे वे क्यूआरजी को सस्ते में दिला देंगे। क्यूआरजी ने बिना वक्त गवाए हामी भर दी। बंटवारे के 10 दिन के भीतर ही क्यूआरजी साइकिल से मोटरसाइकिल के मालिक बन गए थे। यह पहला संकेत था कि क्यूआरजी ने सही रास्ता चुना था और भाग्य उनके साथ था। क्यूआरजी के पास अब पैसों की कमी नहीं रही। बंटवारे से महज 1 महीने पहले मेरी बहन गीता का जन्म हुआ था। उसे परिवार के लिए भाग्यशाली के तौर पर देखा जा रहा था। इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। बात 1968 के लगभग की है। मेरी माँ मुझे जन्म देने वाली थी। क्यूआरजी, माँ, बड़े भाई अजेश और गीता को मोटरसाइकिल से कहीं ले गए थे। स्वाभाविक है, रॉयल एनफील्ड पर कोई भी आराम से नहीं बैठा था। मेरी माँ ने यह विचार करना शुरू कर दिया कि अब समय आ गया है कि हमें बच्चों वाले इस परिवार के लिए 4 पहिया गाड़ी ले लेनी चाहिए। 2-3 दिन में ही क्यूआरजी ने अपनी पहली कार खरीद ली, पुरानी एम्बेसडर। द्वितीय विश्व युद्ध मॉडल की यह कार आज भी सड़कों पर दिखाई दे जाती है। क्यूआरजी ने इस कार को बड़े गर्व के साथ दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाया। वर्ष 1971 में एक बार हमारी कार दिल्ली के सबसे पॉश समझे जाने वाले सिविल लाइंस के ओबराय मेडेंस के पास बने मशहूर एक्सचेंज स्टोर्स के सामने ही खराब हो गई। जब तक मैकेनिक कार ठीक करता, क्यूआरजी और माँ ने चाट खाने की सोची। चाट खाते खाते माँ ने क्यूआरजी से उस इलाके की तारीफ की और कहा कि काश हमारा घर यहाँ होता। उन दिनों सिविल लाइंस दिल्ली का सबसे पॉश और ख़ास रिहायशी इलाका माना जाता था। जब अंग्रेज़ों ने 1911 में देश की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया तो इसी इलाके में
औपनिवेशिक नौकरशाहों की रिहाइश हुआ करती थी। उन दिनों दिल्ली में रहने वाले हर भारतीय परिवार के सपनों का महल यही बंगले हुआ करते थे। क्यूआरजी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर 6 महीने बाद ही उन्होंने अपना कृष्णा नगर वाला घर 70,000 रुपये में बेच दिया। इसके बाद सिविल लाइंस में 2,40,000 रुपये में एक आलीशान घर खरीद लिया। यह 240 वर्ग गज से अधिक क्षेत्र में फैला था। मेरा जन्म वर्ष 1969 में हुआ। अपने घर की मेरी सबसे पुरानी स्मृतियों में से एक यह है कि यह बहुत बड़ा था और उसकी छत काफ़ी ऊंची थी। मैं 2 साल का जरूर था, पर मुझे आज भी याद है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जब ब्लैकआउट का आदेश होता था तो कैसे क्यूआरजी और मेरे चाचा बल्ब, ट्यूबलाइट और रोशनी वाली दूसरी चीज़ों पर भूरे रंग का कागज़ लगाते थे। स्वाभाविक तौर पर यह सब उतनी आसानी से हासिल नहीं हो गया। क्यूआरजी ने खून पसीना एक किया था। दुकान के बंटवारे के बाद क्यूआरजी को सबसे पहले इतना मुनाफा कमाना था कि अपने चाचा को बकाया राशि लौटा दें। उन्हें यह भी साबित करना था कि अलग होने का उनका फैसला, यही कि कारोबार पर्याप्त तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वास्तविक था। यही वजह थी कि वे दूसरे दुकानदारों से ज़्यादा देर तक काम करते, दुगनी मेहनत करते और कई कई दिन घर से दूर रहते, जिससे नए ग्राहक बना सके। अपनी मोटरसाइकिल पर क्यूआरजी दिल्ली के भीतर और बाहर आसपास के ज़िलों में जाते, जिससे व्यापार को विस्तार मिल सके। दिल्ली के बाहर उनके पसंदीदा स्थानों में से एक था मोदी नगर। यह दिल्ली से मेरठ के रास्ते में बसा एक औद्योगिक नगर था। इसे मोदी परिवार ने बसाया था, जिसका नेतृत्व आगे चलकर घराने के प्रसिद्ध गुजरमल मोदी ने किया। यह मोदी समूह तूफान, लालटेन से लेकर चीनी और केमिकल्स तक बहुत कुछ बनाता था। मोदी नगर एक बहुत ही बड़ी बसाहट थी, मोदी समूह की तरह ही विशाल। उस समय देश के सबसे प्रमुख औद्योगिक घरानों में गिने जाने वाले मोदी समूह ने इस औद्योगिक बस्ती में अपना सब कुछ बनाया था। कारखाने, कॉलोनी, स्कूल और अस्पताल। आज यह खेदजनक स्थिति में है। इसे औद्योगिक बुतहा नगर भी कहा जा सकता है, लेकिन आज की हालात से ठीक उलट उस समय यह औद्योगिक क्रियाकलापों का केंद्र होता था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, आधुनिक भारत का एक मंदिर। क्यूआरजी सुबह मोदी नगर जाते, वहाँ कंपनी केबल आदि की जरूरत के लिए ऑर्डर नोटिस बोर्ड पर चिपका देती थी। क्यूआरजी उन नोटिस बोर्ड को पढ़ते और उसके मुताबिक टेंडर भर देते। एक दिन भाग्य की देवी उन पर मुस्कुराई। क्यूआरजी ने एक दिन बताया था कि मोदी समूह ने 60 के दशक में एक नई कंपनी बनानी थी, मोदी पॉन। मानव निर्मित धागा और सूत बनाने के लिए यह कंपनी अमेरिकी कंपनी ओम एंड हस के सहयोग से बनने वाली थी। मैं अपनी मोटरसाइकिल से मोदी नगर गया था और इस कंपनी में होने वाली सप्लाई के बारे में क्रय प्रबंधक से बात की। उन्होंने बताया कि इस कंपनी में होने वाली केबल की सप्लाई सीमेंस को दे दी गई है। अग्रिम भुगतान का चेक भी जारी हो चुका है। चूंकि मोदीपोन एक विदेशी संयुक्त उपक्रम था, इसलिए वे केबलों की सप्लाई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी को देना चाहते थे। इन बातों से अविचलित हुए बगैर मैंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। मैंने पूछा कि क्या मैं के मोदी से मिल सकता हूँ। के मोदी गुजरमल मोदी के सबसे बड़े बेटे थे। यह प्लांट उन्हीं की देखरेख में लगना था। आश्चर्यजनक रूप से मेरी इच्छा मान ली गई। मुझे समय मिल गया। 10 मिनट की बातचीत के बाद ही के मोदी ने मुझे केबल खरीदने पर हामी भर दी। उन्होंने सीमेंस कंपनी को दिया ऑर्डर तत्काल रद्द कर दिया। मैंने के मोदी को सीधा सपाट तर्क दिया। चूँकि मैं फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज़ का डीलर था, इसलिए मैंने कहा कि हमारा भी विदेशी उपक्रम है। हमारी गुणवत्ता सीमेंस से कहीं अधिक बेहतर है। हम ज़्यादा तेज़ी से सप्लाई कर सकते हैं। मैंने तुरुप का पत्ता भी फेंका कि सीमेंस के जो भी मूल्य हैं उसके 5% कम दाम पर सप्लाई करेंगे। डिस्काउंट का नाम सुनते ही मोदी की आंखों में चमक आ गई। चूँकि मोदी चाहते थे कि उनकी फैक्ट्री जल्द से जल्द पूरी हो, इसलिए उन्होंने जोर दिया कि मैं डिलीवरी में समय का खास ध्यान रखूं। सब कुछ समय सीमा में होना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक पूछा कि अगर केबल पहुँचने में देर हुई तो क्या मैं एयर कार्गो से सप्लाई करने को तैयार हूँ। मैंने बिना घबराहट दिखाए कह दिया, क्यों नहीं। हालांकि मुझे पता था हवाई जहाज़ से केबल मंगाना बहुत महंगा साबित होगा।
जबकि वास्तविकता यह थी कि मैं बोरिया की मिल में बनाई जाने वाली केबल को सिर्फ रेल और सड़क मार्ग से ही लाया जा सकता था। क्यूआरजी तय किए गए समय और कीमत पर डिलीवरी देने में सफल रहे। मोदी पॉन का ऑर्डर 1-2 लाख रुपए का था। इसने क्यूआरजी की और अधिक काम करने की भूख बढ़ा दी। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोगों से डील करना असंभव नहीं होता। 50 के दशक के अंतिम वर्षों से जब क्यूआरजी गुप्ता जी एंड कंपनी में बराबरी के हिस्सेदार बने, उन्होंने हर जोखिम को अवसर में बदला। कई नपे तुले खतरे उठाए, इनमें से कई तो जुए की तरह दिखाई पड़ते थे। उनका कारोबार अब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ ही समय में क्यूआरजी फोर्ड ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज के उत्तर भारत के एकमात्र डीलर बन गए। इसके अलावा वे स्विच गियर बनाने वाली बेंटेक्स के भी उत्तर भारत के डीलर बन गए। क्यूआरजी अपनी पहली सफलता के पहले स्वाद को याद करते हुए कहते हैं, 1967 के बाद कारोबार अपने आप बढ़ता गया, कारवां चलता गया, कारवां बढ़ता गया। यही वह समय था जब उन्होंने ठोस कदम उठाकर यह सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। अजेश के लिए उन्होंने सिविल लाइन स्थित सेंट जेवियर्स को चुना। 1980 के दशक तक यह दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ स्कूल था। यही क्यूआरजी के भाई पीसी गुप्ता के बेटे भी पढ़ते थे। बहुत से लोगों ने क्यूआरजी को सलाह दी कि अजेश को उस स्कूल में दाखिला नहीं मिल सकता क्योंकि वहाँ सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों को ही प्रवेश मिलता है। पर क्यूआरजी एक बार जो ठान लेते थे तो कहाँ रुकते थे। उन्होंने गोवा के ब्रिगेंजा दंपत्ति की तलाश कर उन्हें यह जिम्मेवारी सौंपी जो उनके बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा सकते थे। यह दंपत्ति उत्तरी दिल्ली में रहता था। मिसिस ब्रिगेंजा को सेवियर स्कूल में दाखिले के लिए बच्चों को तैयार करने में महारत हासिल थी, जबकि मिस्टर ब्रिगेंजा प्राइवेट ट्यूशन देते थे। मिस्टर ब्रिगेंजा कई वर्षों तक हमारे घर अंग्रेजी पढ़ाने आते रहे। चुनौती सिर्फ भाषा की नहीं, समय की भी थी। दरअसल उस सत्र में दाखिलों का समय बीत चुका था, लेकिन विशिष्ट सेल्समैन क्यूआरजी की काबिलियत ही क्या जो हर चुनौती को अवसर न बना दे। वे स्कूल प्रबंधन के आगे अड़े रहे। अंततः स्कूल अजेश को दाखिला देने के लिए तैयार हो गया। गीता के लिए उन्होंने चांदनी चौक के प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट को चुना। इन दोनों स्कूलों के प्रति उन दिनों लोगों में बहुत दीवानापन था। क्यूआरजी अपने बच्चों को सिर्फ सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दिलाना चाहते थे। अजेश को सेंट जेवियर्स में दाखिला मिलने के कुछ वर्षों बाद क्यूआरजी के लिए अपने दूसरे बेटे यानी मुझे दाखिला दिलाना आसान हो गया था। साथ ही अजेश स्कूल के सबसे होनहार बच्चों में से था। ऐसे में मेरे लिए राह और आसान हो गई थी। जब दाखिले के लिए मेरा साक्षात्कार होना था तो क्यूआरजी ने मुझे निर्देश दिए थे कि जो भी सवाल पूछा जाए उसका दिल से जवाब देना। मुझे गाने का बहुत शौक था और उम्मीद थी मुझे अपनी इस कला का प्रदर्शन करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन स्कूल में फादर और नन ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मेरे अंदर का गायक शांत होने से इनकार कर रहा था। लिहाजा इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मैंने फादर सल्डनहा से पूछा कि क्या मैं गाना गा सकता हूँ। उनकी हामी का सिर हिलाते ही मैं शुरू हो गया कि हम छुपे रुस्तम हैं। यह 1973 में आई देवानंद की फिल्म छुपा रुस्तम का शीर्षक गीत था। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या क्यूआरजी को सफलता और पैसे ने बदल दिया था? नहीं, अंश मात्र भी नहीं। दरअसल अपनी किशोर अवस्था में क्यूआरजी का कारोबार के प्रति झुकाव का कारण पैसा या भौतिक सुख नहीं थे। चाहे आप इसे महत्वाकांक्षा कहें, चाहे जुनून या फिर नैसर्गिक सहजबोध, लेकिन क्यूआरजी कारोबारी थे क्योंकि इनकी इच्छा कारोबार करने की थी। निजी संपत्ति छोटा मोटा विचार था, इससे अधिक उनकी इच्छा थी बिजनेसमैन के रूप में स्थापित होने की। इस विचार से पहले वे बड़े बिजनेसमैन से मिले भी नहीं थे, लेकिन वे जानते थे कि यदि उनका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ कमाना होता तो वे बड़े बिजनेसमैन नहीं बनते। क्यूआरजी ने छोटे दुकानदार के रूप में शुरुआत करते ही समझ लिया था कि उपरोक्त दोनों तर्क सिर्फ पूंजीवादी सिक्के के दो पहलू हैं। लोभ अच्छा है, लेकिन सिर्फ तभी जब यह कॉरपोरेट हो, जैसे बड़ा बनने का लोभ, विस्तार करने का लोभ या फिर विकास का लोभ। वे व्यक्तिगत लोभ या व्यक्तिगत संपत्ति से नफरत करते थे।
तड़क भड़क दिखावे, गैर भौतिकवादी सोच और व्यक्तिगत लालच से दूरी ने ही कारोबारी से निर्माता बनने पर उन्हें एक नैतिक प्रबंध तंत्र विकसित करने की ताकत दी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1960 और 1970 के दशक का माहौल कारोबार विरोधी समय था। कारोबारियों पर व्यक्तिगत और कॉरपोरेट टैक्स का बहुत बोझ था। उन पर सरकार से संपत्ति कर लगाकर उन्हें अधिक बेहाल कर दिया गया था। ज़्यादातर कारोबार, जिनमें छोटे दुकानदार भी शामिल थे, टैक्स बचाने नहीं बल्कि उसे देने से बचने का तरीका खोजने में भरोसा रखते थे। कई ने ब्लैक मनी बनाने के लिए बिना बिल के सामान बेचे, जो टैक्स हेवन माने जाने वाले देशों में उड़ जाता था, और वे सरकार को बकाया टैक्स का कोई भुगतान नहीं करते थे। विक्रेता नियमित रूप से नकली माल को असली बनाकर बेचते थे ताकि वे उच्च मुनाफा कमाएं। इनमें से अधिकांश इसे अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते थे ताकि हमेशा घाटा दिखता रहे। वह समय ऐसा था जिसमें कारोबारी मूल्यों की कमी थी। उस माहौल में भी क्यूआरजी का शुचिता से विश्वास नहीं हटा। यही नहीं, उनकी ज़िंदगी के सबसे दिलचस्प किस्सों में से एक भागीरथ पैलेस के एक साथी दुकानदार से जुड़ा है, जो ब्लैक मनी में लेन देन न करने पर क्यूआरजी का उपहास उड़ाया करता था। ऐसे में क्यूआरजी उन्हें जवाब देते थे, तुम कैसे अपना सारा कारोबार कैश में करते हो। उन वर्षों ने ही क्यूआरजी को खुद में सेल्समैन खोजने में भी मदद की। जरूरत पड़ने पर वे किसी भी बात पर हद से ज़्यादा प्रेरक हो सकते थे। किसी भी काम के होने तक उसमें भिड़े रह सकते थे। बचपन में वे जिस माहौल में रहे, उसी ने उन्हें एक व्यक्ति और एक कारोबारी के रूप में ढाला। बचपन में उन्हें भले ही इस बात का एहसास नहीं हुआ हो, लेकिन इसी ने उनमें नैतिकता, शुचिता, दार्शनिकता, आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता की नींव रखी, जिसकी मदद से उन्होंने हेवल्स का $3 बिलियन का साम्राज्य खड़ा कर दिया। उनके जीवन के शुरुआती 10 साल को आकार देने में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक माहौल की भूमिका रही। क्यूआरजी का जन्म मालेरकोटला के नज़दीक हुआ था। आज़ादी से पहले यहाँ पठान अफगानों की रियासत थी, जो अपने आप को लोदी वंश का बताते थे। क्यूआरजी का नाम कीमत होना, उनका नाम अंग्रेजी के वर्ण के से शुरू होने के बजाय क्यू से होने के पीछे का कारण भी यही है कि उनका जन्म एक इस्लामी शासन व मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हुआ। मालेरकोटला में इनकी संख्या का अंदाज साल 2012 के विधानसभा चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवारों से लगाया जा सकता है कि सभी 10 के 10 उम्मीदवार मुस्लिम थे। विभाजन के दौरान जब भारतीय उपमहाद्वीप भारत और पाकिस्तान में टूट रहा था, यहाँ तक कि इसके बाद भी मालेरकोटला मुसलमानों, सिखों और हिंदुओं के बीच सांप्रदायिक सौहार्द का साक्षी बना। वहाँ पर कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। यही नहीं, इस क्षेत्र को शांति का द्वीप, जहाँ भाईचारा परंपरा के रूप में निभाया जाता था, माना जाता था। नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी की अन्ना बिगेलोव ने अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला था, विभाजन की पूरी त्रासदी के दौरान सिर्फ मालेरकोटला ही पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम समुदाय के लिए एकमात्र सुरक्षित क्षेत्र रहा था। इस अध्ययन में उन्होंने यह भी कहा था कि आज़ादी के बाद हर सांप्रदायिक तनाव के दौरान मालेरकोटला ने पूरे देश को सीख दी है। मालेरकोटला ने न सिर्फ सांप्रदायिक तनाव से पार पाने में कामयाबी हासिल की, बल्कि इसके हिंसक परिणामों से भी दूर रहा। चाहे वह 1992 का अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद दंगा हो या फिर 2002 का गुजरात दंगा। धर्मनिरपेक्ष शांति के इन महत्वपूर्ण पड़ावों के बावजूद यह क्षेत्र कई बार सांप्रदायिक तनावों से गुजरा। अन्ना बिगेलोव के निष्कर्ष के मुताबिक गुरु गोविंद सिंह के बेटों को दीवार में चुनवाने के वजीर खान के फैसले का विरोध मालेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान ने किया था, और जवाब में सिखों ने अपनी जीत में भी नवाब के प्रति दया दिखाई थी। फिर भी 1454 और 1948 के बीच एक रियासत के रूप में इसके कायम रहने के दौरान मुस्लिम और सिख शासकों के बीच में हिंसक झड़पें हुई। वर्ष 1935 से 1941 के बीच जब क्यूआरजी का जन्म हुआ था, तब भी हिंदू मुस्लिम समुदायों में कई झड़पें हुई थी। इन 6 वर्षों में धार्मिक वजहों से सौहार्द बिगड़ रहा था। लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब एक मस्जिद से दिखने वाली इमारत में कुछ हिंदुओं ने कथा का आयोजन कर दिया था। इसलिए अपने जीवन की युवा अवस्था में 11 वर्ष की उम्र तक
क्यूआरजी ने दोनों समुदायों के सांप्रदायिक समीकरण, तनाव और सामंजस्य समझ गए थे। उन्होंने शुरुआती वर्षों में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे देख लिए थे, लेकिन 1947 और 48 विभाजन के दौरान किसी की भी मौत नहीं हुई, जबकि उत्तर भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान खून से नहा गए थे और लाशों से पट गए थे। इन घटनाओं ने क्यूआरजी को सांप्रदायिक और परस्पर विरोधी धर्मों तथा सामाजिक दृष्टिकोणों के प्रति समायोजन करना सिखा दिया। इसने उन्हें लोगों को समझने और सुनने की अद्वितीय क्षमता दी थी। इससे उन्हें अपने से भिन्न मत को सुनकर उनकी अच्छी बातें ग्रहण करने की सहिष्णुता भी मिली। इन गुणों की बदौलत क्यूआरजी को आगे चलकर कारोबार में मदद मिली। दिल्ली आने और गुप्ता जी एंड कंपनी में भागीदार बनने के बाद क्यूआरजी ने पूरे उत्तर, पूरब और पश्चिम भारत का भ्रमण किया। वे विक्रेता से बात कर रहे हों या ग्राहक से, उनका अंदाज एक ही तरीके का रहता था। वे एक दोस्त के रूप में देखे जाना चाहते थे, ऐसे व्यक्ति के रूप में जो स्पष्ट सौदा करने आया था। क्यूआरजी अक्सर कहते थे, गांव से शहर आने के बाद मुझे यहाँ के परिवेश में ढलने में ज़्यादा समय नहीं लगा, ना ही उस शिष्टाचार में ढलने में जिसके जरिए शहर में कारोबार किया जाता था। कारोबार के मूल सिद्धांत एक जैसे थे। क्यूआरजी के लिए अपनी ईमानदारी, शुचिता, समर्पण और उत्साह के असूल प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण था। वे अक्सर मुंबई के वृद्ध कारोबारी को याद करते थे। उनका उपनाम रावल था और सब लोग उन्हें गुरुजी कहकर पुकारते थे। गुरुजी को इन शुरुआती दिनों में क्यूआरजी पसंद नहीं थे। गुरुजी मुंबई की लोहार चाल में कारोबार करते थे। यह दिल्ली के भागीरथ पैलेस की तरह ही बिजली के उपकरणों का थोक बाजार था। क्यूआरजी गुरुजी की नाराजगी का कारण और उससे खत्म होने की कहानी कई बार सुनाते थे। गुरुजी को दिल्ली के कारोबारी नापसंद थे। उस वक्त मुंबई में दिल्ली के कई कारोबारी थे। वे मानते थे कि हम कारोबार करने में ईमानदारी नहीं बरतते और उनसे दगाबाजी कर मुनाफा कमाना चाहते हैं। ऐसी धारणा के पीछे दिल्ली के कश्मीरी गेट के ऑटोमोबाइल व्यवसायियों का बड़ा हाथ है। वे कई बार नकली पुर्जे को असली बताकर मुंबई के लोगों को चूना लगा देते थे। यहाँ तक कि आज भी लोग कश्मीरी गेट पर कारोबार करने में पूरी तरह यकीन नहीं कर पाते। इसलिए गुरुजी ने मुझसे सौदेबाजी करना या मिलना भी पसंद नहीं किया। उन्होंने तो मेरे मुंह पर दो टूक कह दिया कि मैं दिल्ली वालों के साथ सौदा ही नहीं करता। यह समस्या कैसे सुलझी, यह भी सीखने लायक है, क्यूआरजी ने बताया। थोड़े गुस्से और थोड़ी हताशा के कारण मैं महीनों गुरुजी की दुकान नहीं गया। हालांकि मैंने यह सुनिश्चित किया कि लोहार चाल के अन्य विक्रेताओं के साथ सर्वश्रेष्ठ संभव तरीके से कारोबार करता रहूं, उसी अंदाज में जैसा मैं देश के दूसरे हिस्सों में जाने में करता था। 2 या 3 महीने बाद मैं गुरुजी की दुकान के आगे से गुजरा तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोले, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि तुम दिल्ली के बाकी विक्रेताओं से अलग हो। हालांकि इस टिप्पणी पर मैं खुश था। वे लोहार चाल के सम्माननीय विक्रेता थे, लेकिन मैंने प्रतिकार स्वरूप जवाब दिया कि उन्हें सबको एक ही तराजू में तोलना नहीं चाहिए। क्यूआरजी याद करते हैं, उसके बाद मेरी और गुरुजी की मित्रता हो गई। मित्रता की यह डोर उनकी आखिरी सांस तक बंधी रही। मई 1968 की बात है। क्यूआरजी को अपने चाचा से अलग हुए और दिल्ली के भागीरथ पैलेस स्थित बिजली के सामान की दुकान की बागडोर संभाले 1 साल भी नहीं बीता था। इस बीच क्यूआरजी को पता चला कि उनकी दुकान के बगल वाली दुकान बिक रही है। यह दुकान एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर की थी। क्यूआरजी के पास इतने पैसे नहीं थे, पर उन्हें पता था कि यह मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इस घटना को याद कर क्यूआरजी कहते हैं कि मुझे पता था भागीरथ पैलेस में बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं थी। ऐसे में दूसरी दुकान खरीदने का मौका मिलना दुर्लभ था। अगर मैं इस बार चूक जाता तो सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं लगता। मुझे यह भी मालूम हुआ कि यह दुकान खरीद लेने से मैं अपने कारोबार का विस्तार कर सकूंगा। मैंने ब्रोकर से बात की। उसने दुकान की कीमत 35,000 रुपये तय कर रखी थी। कुछ मिनट बाद ही ब्रोकर ने कहा, विक्रेता ने दाम बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिए हैं। सौदे को अंतिम रूप देने के लिए क्यूआरजी ने उसे 5,000 रुपये बयाना दे दिया और यह भी कहा कि अब दाम नहीं बढ़ने चाहिए। उन्होंने ब्रोकर को हिदायत दी कि सौदा पक्का किए बगैर मत लौटना। हालांकि ब्रोकर विक्रेता के पास से लौटा और बोला कि उसने दुकान खरीद ली है और सौदा 45,000 रुपये में हुआ है। भले ही आधे घंटे में दुकान के दाम 10,000 रुपये ज़्यादा कर दिए गए, लेकिन क्यूआरजी ने दुकान खरीद ली। मेरे पिता, जो मेरे साथ दुकान संभालते थे,
सौदा पक्का होते समय वहीं थे। उन्होंने पूछा, कीमत? तुम यह क्या कर रहे हो? हम इतने पैसों की व्यवस्था कैसे करेंगे? मैंने जवाब दिया, अगर मैंने कीमत लगा दी है तो मुझे भरोसा है कि भगवान इन पैसों का इंतज़ाम भी कर देंगे। मुझे पता था कि मैं दुस्साहसी हो रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में कोई दुविधा नहीं थी। मैं जानता था कि दूसरी दुकान बहुत बेहतर करेगी। मेरा समर्थन करने वाला बड़ा परिवार था, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया। क्यूआरजी हमेशा एक कहावत दोहराते थे, ओखली में सिर डाल दिया तो मूसलों से क्या डरना। अगर आपने कोई काम हाथ में लिया है तो फिर ज़िंदगी को यह मौका मत दो कि वह तुम्हें अपने थपेड़ों से गिरा दे। यही क्यूआरजी और हेवल्स का जीवन पर्यंत दर्शन बना रहा। उनके लिए ज़िंदगी एक बार फिर करवट लेने वाली थी। दिल्ली को आशियाना बनाने वालों में से एक थे हवेली राम गांधी। जंग जिले के चिन्योट के रहने वाले हवेली राम गांधी सही मायनों में कारोबारी थे और ज़िंदगी की फिर से शुरुआत करने में उन्होंने अधिक समय नहीं गंवाया। 1948 में उन्होंने हैवल्स नाम से ब्रांड रजिस्टर करवाया। इस बात को लेकर आज भी भ्रम है कि उन्होंने यह नाम कैसे चुना। इसे लेकर कई कहानियां हैं। एक कहानी यह भी है कि हैवल्स उनके अपने नाम हवेली से बना। दूसरी कहानी यह है कि हवेली राम या उनके वफादारों में से किसी एक या परिवार के किसी सदस्य ने यूरोप में यह नाम देखा था। वहाँ बेल्जियम की एक कंपनी का नाम हैवल्स था। उन लोगों ने यह नाम रखने का सुझाव दिया क्योंकि यह हवेली राम के नाम से मिलता जुलता था। एक और कहानी है कि हवेली राम हॉलैंड की एक कंपनी से बिजली के उत्पाद आयात किया करते थे। उसका नाम हैवल्स था। यह भी हो सकता है कि यह तीनों का मिला जुला स्वरूप रहा हो। बहरहाल तथ्य यह है कि आज भी अधिकतर ग्राहक ये महसूस करते हैं कि हैवल्स विदेशी ब्रांड है। मैं कभी उनसे मिला नहीं, पर वर्षों तक उनके बारे में कई कहानियाँ सुनी, कुछ अच्छी कुछ दुखद। ऐसा लगता है कि हवेली राम एक अच्छे ज्योतिष थे और सटीक भविष्यवाणियाँ भी करते थे। वे अपनी पत्नी के बहुत नज़दीक थे और उन्हें बहुत भाग्यशाली मानते थे। 1950 के दशक में हवेली राम ने हैवल्स इलेक्ट्रिकल सेल्स कॉरपोरेशन की शुरुआत की। कुछ पुराने लोगों ने मुझे बताया कि उद्यम की शुरुआत 1956 में हुई थी। शुरुआत में हवेली राम ने भारत के अन्य विक्रेताओं की तरह कई बिजली के उत्पाद जैसे स्विच गियर्स, स्टार्टर्स, मीटर आयात किए। या उनकी हैवल्स के नाम से एक ब्रांडिंग की जाती थी और फिर उसे बाजार में बेच देते थे। उन दिनों बिजली के ये उपकरण भारत में नहीं बनाए जाते थे। सिर्फ 1960 के दशक में स्विच गियर्स की महारथियों में से एक लार्सन एंड ट्यूब्रो ने स्थानीय तौर पर इनका उत्पादन शुरू किया था। ज़्यादातर आयात पूर्वी यूरोपीय देशों, पश्चिमी जर्मनी और हॉलैंड से किए जाते थे। 1962 से 63 तक आयात का बाजार नाटकीय ढंग से बदल गया। देश के तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने बदले हुए परिवेश को अपने 1963 के बजट भाषण में स्पष्ट किया था। उन्होंने संसद में कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र पूरे साल मेरे लिए बड़ी चिंता का कारण बना रहा। इस दौरान हमें विदेशी मुद्रा में भुगतान करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 1962 की गर्मियों में हमारे विदेशी विनिमय भंडार में तेज़ी से कमी आई, इसलिए मैं आयात कोटे में पहली बार घोषित कटौती में और इजाफा कर रहा हूँ। इस कटौती का मतलब था हवेली राम और उनके जैसे आयातकों को बिजनेस में मुश्किलें आना। उनके पास सिर्फ 3 विकल्प थे। पहला, अपने कारोबार के आकार को छोटा कर दें या बंद कर दें। दूसरा, स्थानीय खरीद करें, हालांकि उस वक़्त कुछ ही आपूर्तिकर्ता थे। और तीसरा, हैवल्स के नाम से निर्माण का आगाज़ करें। हवेली राम ने अंतिम विकल्प चुना। उन्होंने फरीदाबाद में एक फैक्ट्री डाल दी। जिन्होंने वह फैक्ट्री देखी थी वे इसे एक बेहतरीन फैक्ट्री का तमगा देते थे। मशीनें आधुनिक और कार्यकुशल थी। वे अपने क्षेत्र की सफल फैक्ट्रियों में रही होगी, क्योंकि उस स्थान को हैवल्स चौक कहा जाने लगा था। बहुत साल बाद हमने भी हैवल्स चौक पर एक फैक्ट्री डाली। हवेली राम को सब कुछ ठीक चलता दिख रहा था। हैवल्स स्विच बड़ी तेज़ी से बिक रहे थे। एक समय ऐसा भी आया जब हैवल्स के स्विच दिल्ली के करीब करीब हर घर, हर दफ्तर और हर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का अभिन्न हिस्सा बन गए। हवेली राम का परिवार मध्य दिल्ली के उस समय की ठाठदार आवासीय कॉलोनी गोल्फ लिंक्स में रहता था।
अपने आर्थिक समृद्धि के दिनों में एक साल तो हवेली राम ने 38 लाख रुपए का आयकर भरा था। हालांकि उस समय कर निर्धारण अधिक था, लेकिन यह वास्तविक समृद्धि का विषय था। फिर हवेली राम त्रासदी से घिर गए। उनकी पत्नी, जिन्हें वे भाग्यशाली मानते थे, चल बसी। कभी हवेली राम के परिवार के नज़दीक रहे एक व्यक्ति ने जोर देकर कहा कि एक दिन पहले हवेली राम को पता चल गया था कि पत्नी की मौत होने वाली है। मौत उनकी पत्नी की हुई, लेकिन उनके जीवन से जिंदगी चली गई। इसके बाद हवेली राम ने अपने बेटे अनिल, मेरे हम नाम, को लंदन से आकर कारोबार संभालने को कहा, लेकिन अनिल इस काम को ठीक से अंजाम नहीं दे पाए। वे दिल्ली में जिंदगी के साथ सामंजस्य नहीं बिठा सके। उन्होंने पार्टी और सामाजिकता में राहत ढूंढनी चाहिए, लेकिन उससे भी मदद नहीं मिली। अंततः वर्ष 1976 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। इन सभी कारणों से हैवेल्स के उत्पादों की गुणवत्ता लगातार गिरती गई। 60 के दशक के अंतिम वर्षों में ऐसा समय भी आया कि कई सरकारी विभागों ने हैवेल्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। हैवेल्स ब्रांड गिरने लगा था। कंपनी को जिंदगी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई थी। फिर हुआ इंदर मट्टा का आगमन। मट्टा एशियन केबल्स के विपणन विभाग में काम करते थे। इस कंपनी का मालिक कलकत्ता का गोयंका परिवार था। मट्टा अक्सर भागीरथ पैलेस आते थे और ऐसे डीलर की तलाश करते जो उनके उत्पादों का स्टॉक भी कर सके। वहीं उनकी मुलाकात क्यूआरजी से हुई। पीसी गुप्ता से बंटवारे के बाद गुप्ता जी एंड कंपनी तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए मट्टा के लिए क्यूआरजी को डीलर बनाना महत्वपूर्ण था। मट्टा को यह भी पता चला था कि फोर्ड ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज क्यूआरजी को अपने सूचीबद्ध दामों पर 20% की छूट देता है। इसमें से 12% क्यूआरजी अपने ग्राहकों को वितरित करते हैं। इस तरह ग्राहकों को उत्पाद पर छपी कीमत से 12% कम दाम में उपकरण उपलब्ध होते थे। ऐसे में मट्टा ने उन्हें 35% छूट देने का प्रस्ताव किया, लेकिन क्यूआरजी प्रलोभन में नहीं फंसे। वे फोर्ड ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज से अपने पुराने संबंधों को लेकर प्रतिबद्ध थे। ज़्यादातर डीलर मट्टा के इस प्रस्ताव के आगे उसूलों को ताक पर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्यूआरजी ने कभी छोटे लाभ के लिए बड़े सिद्धांत नहीं त्यागे। अपने डीलर से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए वे छोटे लाभों को छोड़ देने के लिए भी तैयार थे, भले ही वे बड़े थे। यह क्यूआरजी की जीवन पर्यंत विशेषता बनी रही। एक दिन मट्टा क्यूआरजी के पास नया प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन उनके इनकार करने के बाद वे वापस लौटने लगे। तभी उन्हें भागीरथ पैलेस का वह चाय वाला मिला जो गुप्ता जी एंड कंपनी के नज़दीक ही सीढ़ियों के नीचे चाय की दुकान लगाता था। उसने मट्टा से डीलर बनने का निवेदन किया। किसी तरह मट्टा मान गए। अगले दिन चाय वाला क्यूआरजी के कारोबार का नया खिलाड़ी बन गया। स्वाभाविक है, इस बात से गुप्ता जी एंड कंपनी के कारोबार को धक्का पहुंचा। क्यूआरजी ने मट्टा को इस बात का उल्हाना भी दिया, लेकिन मुझे लगता है कि जब उन्होंने देखा कि मट्टा सिर्फ अपना काम कर रहे थे, उन्होंने उनके प्रति कोई मनमुटाव नहीं रखा। आगे चलकर दोनों दोस्त भी बन गए। गुप्ता जी एंड कंपनी ने वर्ष 1969 में हैवेल्स के उत्पादों का स्टॉक करना शुरू कर दिया था। कुछ साल बाद जब मट्टा की पत्नी दिल्ली के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, तब क्यूआरजी ने मट्टा को अपनी कार दे दी थी, जिससे वे उनकी तीमारदारी ठीक ढंग से कर सके। इसी दौरान क्यूआरजी ऑटो रिक्शा से आते जाते रहे। 1969 के आसपास मट्टा ने एशियन केबल छोड़ दी और खुद का कारोबार करने लगे। 1 साल बाद ही उन्होंने हैवेल्स में नौकरी शुरू कर दी। मट्टा को गोल्फ लिंक पर रोज़ गांधी परिवार के पास जाना होता था। अनिल गांधी दोपहर में सोकर उठते। इसके बाद मट्टा उन्हें दरियागंज में आसफ अली मार्ग स्थित हैवेल्स के ऑफिस ले जाते। कुछ घंटे ऑफिस में बिताने के बाद अनिल, गांधी और मट्टा शहर के कई होटलों में जाते, किसी एक में डिनर करते। उन्हें घर छोड़ने के बाद मट्टा की उस दिन की नौकरी पूरी हो जाती। इसी दौरान चंडीगढ़ में एक बड़ा सरकारी टेंडर निकला। हैवेल्स और उनकी प्रतिद्वंदी कंपनियां उसे हथियाने की होड़ में थी। हैवेल्स को यकीन था कि ठेका उन्हें ही मिलेगा, इसलिए अति आत्मविश्वास से उसने ऑर्डर पूरा करने के लिए उत्पादन भी शुरू कर दिया। दुर्भाग्यवश यह ऑर्डर उसे नहीं मिला। नतीजन लड़खड़ाती कंपनी के पांव उखड़ने लगे। बहुत सा उत्पादन अब स्टॉकिंग क्षमता को चुनौती देने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि मट्टा ने बिना बिके स्टॉक का बड़ा हिस्सा क्यूआरजी को बेच दिया था। क्यूआरजी भी इस बड़े स्टॉक को आगे नहीं बेच सके, लिहाजा उनका पैसा फंस गया, जिसे कोई भी व्यापारी रत्ती भर पसंद नहीं करता था। वे यह स्टॉक हैवेल्स को लौटाकर अपना पैसा वापस लेना चाहते थे।
इस बात ने हैवेल्स को और गहरे संकट में डाल दिया। फिर एक दिन मट्टा एक संदेश के साथ आए कि क्या क्यूआरजी हैवेल्स को खरीद कर अपना हिसाब बराबर करना चाहेंगे। इस बार मट्टा का प्रस्ताव क्यूआरजी को काबिल गौर लगा। हैवेल्स में गुणवत्ता की समस्या थी, लेकिन वह ब्रांड अब भी बहुत बड़ा था, साथ ही उसकी अपनी फैक्ट्री थी। संभवतः एक मजे हुए विक्रेता के रूप में क्यूआरजी यह जानते थे कि असल मुनाफा उत्पादन में है, ना कि बेचने में। क्यूआरजी को लगा कि इस बार मौका चूके तो वे जिंदगी भर सिर्फ उत्पादकों से कमीशन बटोरते रह जाएंगे। फोर्ड ग्लोस्टर इंडस्ट्री उन्हें केबल पर 2% और वायर पर 5% कमीशन देती थी। वैसे भी कम मार्जिन वाली केबल इकट्ठी बेचने पर भी उन्हें एक मुशक्कत खरीदी में बहुत कम मार्जिन था। हवेली राम ने फैक्ट्री समेत हैवेल्स ब्रांड के 7 लाख रुपए मांगे। यह कीमत क्यूआरजी की सोच से कहीं बड़ी थी, लिहाजा उन्होंने 3 अन्य लोगों को इसमें निवेश करने के लिए भागीदार बनाया। उनके चाचा ओपी गुप्ता, पीसी गुप्ता और उनके बड़े भाई केवल कृष्णा। केवल कृष्णा उन दिनों चंडीगढ़ में अपनी नौकरी छोड़कर जीबी रोड पर मशीन पार्ट्स के कारोबार में आ चुके थे। क्यूआरजी ने प्रस्ताव किया कि हर भागीदार अधिग्रहण के लिए 25% पैसा देगा और उनका कंपनी पर उतना ही मालिकाना हक होगा। हालांकि अधिग्रहण के बाद कंपनी का प्रबंधन उनके हाथों में रहेगा। शुरुआत में तो सब मान गए, लेकिन अगले ही दिन 2 संभावित भागीदार पीसी गुप्ता और केवल कृष्णा ने हाथ खड़े कर दिए। संभवतः उनमें इस जोखिम को लेने की ताकत नहीं थी। 2 लोगों का उत्साह कमजोर पड़ता देख ओपी गुप्ता ने भी भागीदारी से इनकार कर दिया, हालांकि क्यूआरजी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जब क्यूआरजी कहीं से नकद राशि की व्यवस्था ना कर सके तो उन्होंने हवेली राम से सिर्फ ब्रांड और ट्रेडमार्क खरीदने की पेशकश की। फरीदाबाद वाली फैक्ट्री अब डील से बाहर थी। इस दौरान भागीरथ पैलेस के एक और डीलर चरणजीत सिंह को इस सौदेबाजी की भनक लग गई और वह भी हाथ पैर मारने लगे। अंततः डील क्यूआरजी ने ही हासिल की। हालांकि हवेली राम ने इस सौदे के 7 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन क्यूआरजी ने उन्हें शुरुआती डील के लिए कम पैसे दिए। हैवेल्स अब क्यूआरजी की हो चुकी थी। क्यूआरजी का साथ मिलते ही हैवेल्स ने परवाज की सारी हदें बोनी साबित कर दी। वर्ष 2014 में जब क्यूआरजी की मृत्यु हुई, उस समय हैवेल्स की बाजार पूंजी 18,000 करोड़ रुपए थी। इसमें परिसंपत्ति महज 1500 करोड़ रुपए या कुछ थी, बाकी हैवेल्स की ब्रांड वैल्यू थी। दूसरे शब्दों में क्यूआरजी ने वर्ष 1971 से 2014 के बीच हैवेल्स की ब्रांड वैल्यू को कुछ लाख रुपए से बढ़ाकर 16,500 करोड़ रुपए कर दिया था। अधिग्रहण के बाद के वर्षों में क्यूआरजी ने कहा था, व्यापार में कई साल गुजारने के बावजूद भी मैं अभी युवा था और फैक्ट्री से जुड़े अदृश्य दायित्वों से डरा हुआ था। मैं कंपनी खरीदने के दाव पेच और सूक्ष्मता नहीं पहचानता था। मेरे पास नकद राशि भी कम थी। मैंने हवेली राम को एक विकल्प दिया था कि मैं उनका ब्रांड व गुडविल खरीद लेता हूं और परिसंपत्तियां जैसे मशीन और ज़मीन किसी और को बेच दें। हवेली राम तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि वे फैक्ट्री किसी और को बेच देंगे और बिजली उपकरणों के कारोबार से बाहर हो जाएंगे। हैवेल्स मुझे मिल गई। क्यूआरजी ये बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उन दिनों उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो अकल्पनीय है। वे कहते थे, उन दिनों ऐसी सोच किसी विक्रेता की नहीं होती थी। न ही 1970 के दशक में लोग ब्रांड वैल्यू, बौद्धिक संपदा और ब्रांड गुडविल को ज़्यादा अहमियत देते थे। यह सारी अवधारणाएं प्रबंधन में बहुत बाद में आई। वास्तविक मूल्य के स्रोत के रूप में ब्रांड की अवधारणा अब तब तक पश्चिमी देशों में विकसित भी नहीं हुई थी। दरअसल क्यूआरजी ने उस समय जो किया वह व्यावसायिक अपवित्रीकरण से कम नहीं था। किसी भी बिजनेसमैन ने अब तक ऐसा नहीं किया था। इस तथ्य के संदर्भ के हिसाब से देखें तो वर्ष 1996 में टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा ने अपनी चल रही कंपनियों को टाटा ब्रांड का इस्तेमाल करने के बदले होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स को सालाना रॉयल्टी देने का प्रचलन शुरू किया था। याद रहे, वे दिन लाइसेंस राज के थे। उन दिनों सारा ध्यान उत्पादन पर होता था। सरकार ही मांग और आपूर्ति के आंकड़े तय करती थी और उसी के हिसाब से उत्पादन करने का लाइसेंस दिया जाता था। जितना भी उत्पादन होता था उसका बिकना तय माना जाता था। बाद में यह पाया गया कि प्रत्येक कंपनी बहुत से लाइसेंस ले लेती थी पर उतना उत्पादन नहीं करती थी। ऐसा करके वे बाजार में उत्पाद की कमी पैदा कर देती थी और दाम अपने आप बढ़ जाते थे। यह नियंत्रित अर्थव्यवस्था की जटिलता थी।
ऐसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था में ब्रांड वैल्यू का होना या ना होना बहुत मायने नहीं रखता था। इस कारण ज़्यादातर कारोबार उत्पादन केंद्रित थे। याद रहे, वह समय भी था जब भारत ने उत्पाद पेटेंट को सिरे से नकार दिया था। बौद्धिक संपदा अधिकार उन दिनों जन विरोधी माने जाते थे। ऐसे प्रतिकूल माहौल में क्यूआरजी ने जो फैसला किया वह साहसिक कहा जा सकता है। यह दिखाता है कि क्यूआरजी में दो विशेषताएं थी जिन्होंने उन्हें अग्रसर बना दिया। पहली, जोखिम लेने की जीवटता और दूसरी, अजेय आत्मविश्वास। क्यूआरजी के फैसलों को समझने के लिए हमें उनकी कारोबारी बुद्धि के साथ साथ उनकी स्वाभाविक क्षमताओं व उनके साहस को समझना होगा। मैं साहस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उन दिनों हैवेल्स बहुत सारी सरकारी प्रतिष्ठानों की काली सूची में डाल दी गई थी। किसी भी चलते हुए ब्रांड को लेना, उसे आगे बढ़ाना आसान है, लेकिन जो ब्रांड पर बेहतर प्रदर्शन न कर रहा हो, अपनी चमक खो चुका हो, उसे न सिर्फ खरीदना बल्कि उसे चमक लौटाने के लिए जबरदस्त समर्पण और दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है। वर्ष 1971 में क्यूआरजी एक विक्रेता थे जो और बड़े विक्रेता बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने सहयोगियों के ब्रांड बनते और उन्हें तेजी से बढ़ते देखा था। बेंटेक्स उच्च वृद्धि के मामले में इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। बेंटेक्स ने तीसरे पक्ष से बिजली उत्पाद खरीदे, उनकी अपने नाम से ब्रांडिंग कराकर बेचा और खूब तरक्की की। क्यूआरजी इसी मॉडल पर काम करना चाहते थे। इस बात का खुलासा उन्होंने बहुत साल बाद एक इंटरव्यू में किया। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि जो बेंटेक्स और अन्य ब्रांड ने किया है, मैं भी वह कर सकता हूँ। मैं हैवेल्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ और ब्रांड को अन्य उत्पाद वर्गों तक बढ़ा सकता हूँ। क्यूआरजी की जिंदगी में जब भी अवसर आए, उन्होंने पर्याप्त तेजी से उन्हें थामा। इस तरह क्यूआरजी ने अपनी पूरी उद्यमी जीवन में अवसरों का सदुपयोग किया। वे हमेशा अवसर तलाशते, उनकी संभावना का आंकलन करते और इसके बाद फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ इन नई परिस्थितियों में सिर के बल कूद पड़ते, तब भी जब उनके इर्द गिर्द हर व्यक्ति अनिश्चित होता था। उनके पास दूरदृष्टि थी और दृढ़ विश्वास करने का साहस। फैक्ट्री के बजाय सिर्फ ब्रांड का नाम खरीदकर क्यूआरजी दूसरे व्यापारियों के तर्ज पर काम करने का इरादा रखते थे, यानी बाहर से उत्पादों को मंगवाओ, अपना लेबल लगाकर बेचो। अगले कुछ वर्षों में एक नई साझेदारी फर्म हैवेल्स इंडस्ट्रीज विकसित हो चुकी थी। क्यूआरजी ने हवेली राम के साथ स्नेहपूर्ण संबंध बनाए रखे, हालांकि इसमें एक बार गतिरोध भी आया। हवेली राम के बेटे अनिल ने अपनी एक मृतप्राय कंपनी हैवेल्स प्राइवेट लिमिटेड को दूसरे कारोबारी की साझेदारी में पुनर्जीवित कर दिया। बहुत साल बाद हमें पता चला कि यह कंपनी भी हैवेल्स ब्रांड के नाम से अपने उत्पाद बेच रही है। मामला अदालत पहुंचा। कोर्ट ने अनिल को हैवेल्स ब्रांड और ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने से रोक दिया। इसके बाद वे अन्य ब्रांड एचपीएल के अंतर्गत बिक्री करने लगे। मुझे याद है कि आगे के वर्षों में इस गतिरोध के बाद भी हवेली राम और क्यूआरजी के रिश्तों का सफर जारी रहा। अक्सर क्यूआरजी हवेली राम से मुलाकात के बाद दुखी मन से घर आते। वे बहुत बुरे दिनों से गुजर रहे थे। कारोबार में हुए घाटे से हवेली राम कभी उबर नहीं पाए। हैवेल्स को बेचने के कुछ वर्षों बाद उनके बेटे अनिल की मौत हो गई। इस घटना ने उन्हें और अधिक निराशा में धकेल दिया। मैंने सुना था कि बेटे की मौत के बाद हवेली राम ने भारी मात्रा में शराब पीना शुरू कर दिया, जिसका असर उनकी सेहत पर पड़ा। परिवार ने उनकी सेहत के मद्देनज़र उन्हें शराब से दूर करने का तरीका खोजा। उन्हें पैसे देने बंद कर दिए। इसके चलते अपनी अंतिम मुलाकातों में से एक, हवेली राम ने क्यूआरजी से शराब के लिए 100 रुपये मांगे थे। हवेली राम की मौत वर्ष 1981 में हुई। उतार चढ़ाव भरी जिंदगी का यह एक दुखद अंत था। अनिल के बेटे रोहित गांधी अब देश के मशहूर फैशन डिज़ाइनर हैं। मैं उनसे कुछ मौके पर मिला भी हूँ। इसी बीच गुप्ता जी एंड कंपनी में क्यूआरजी ने फोर्ड ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज से अपने संबंध और प्रगाढ़ कर लिए। 1972 में क्यूआरजी कंपनी के दिल्ली के एकमात्र विक्रय प्रतिनिधि बन गए। इस उपलब्धि की कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए क्यूआरजी कलकत्ता गए। वहाँ उनकी मुलाकात फोर्ड ग्लोस्टर कंपनी के संस्थापक नरसिंह दास बांगुर के बेटे श्रीनिवास बांगुर से हुई। मीटिंग के बाद श्रीनिवास बांगुर ने सुझाया कि उन्हें उनके पिता से अगले दिन सुबह मिलना चाहिए, लेकिन क्यूआरजी ने उसी रात वापसी की फ़्लाइट की टिकट ले रखी थी, जिसकी कीमत 500 रुपये थी।
उस समय के हिसाब से यह एक बड़ी राशि थी। हालांकि उन्होंने कलकत्ता में ही रुकने का फैसला किया। क्यूआरजी कहते हैं कि ज़िंदगी में इस तरह के अनदेखे मोड़ आ जाते हैं। अगर कोई कारोबार बढ़ रहा है तो उसे आकस्मिक खर्चों के लिए तैयार रहना चाहिए। क्यूआरजी ने छोटी मोटी समस्याओं या छोटे मोटे अवरोधों को अपने लक्ष्यों पर जमी दृष्टि के कभी आड़े आने नहीं दिया। इस डील के बाद क्यूआरजी का कलकत्ता आना जाना बढ़ गया। कलकत्ता में उनके रहने का ठिकाना तो था ही, उनके पसंदीदा चाचा ओपी गुप्ता का घर। मुझे कलकत्ता की वो यात्राएं याद हैं, क्योंकि वापसी में क्यूआरजी मेरे लिए केडरपुर बाजार से विदेशी खिलौने लाया करते थे। उन दिनों मैं बहुत बार बीमार रहता था, इस वजह से वे हर यात्रा के बाद कुछ न कुछ लाना नहीं भूलते थे। वर्ष 1975 में पूरे परिवार को कलकत्ता ले गई। यह पहला मौका था जब हम तीनों भाई बहनों ने हवाई यात्रा की थी। क्यूआरजी की यह अनोखी क्षमता थी कि वे जिन भी लोगों से मिलते उनकी अच्छी आदतें और व्यवहार को आत्मसात कर लेते थे। उनका एंटीना हमेशा ऊपर रहता था। बांगुर परिवार भी ऐसा ही था। क्यूआरजी को उन्होंने बहुत ही कुछ सिखाया। उनका ऑफिस चौरंगी रोड पर था, जबकि वे रहते अलीपुर में थे। बांगुर परिवार की संपन्नता को लेकर कई कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता था कि उनके घर यदि कोई पक्षी आ जाता था तो वह अपने घोंसले के लिए चोंच में सोने का तिनका लेकर ही लौटता था। क्यूआरजी के इस परिवार से सबसे घनिष्ठ संबंध श्रीनिवास बांगुर से थे। वे बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। क्यूआरजी ने उनसे सादगी, सरलता, स्पष्टता सीखी। उन्होंने बारीकी से अवलोकन किया कि श्रीनिवास बांगुर किस तरह अपने डीलर्स और एजेंट्स को बहुत महत्व देते थे। आज डीलर्स को प्रोत्साहित करना बड़ा काम है। उन्हें विदेश यात्राओं पर ले जाया जाता है, महंगे उपहार दिए जाते हैं। उस समय संबंधों में व्यक्तिगत रिश्ते को महत्व दिया जाता था। बाद में हैवेल्स में अक्सर लोग इस बात से आश्चर्य में पड़ जाते थे कि क्यूआरजी के अपने डीलर से कितने घनिष्ठ संबंध हैं। वे न सिर्फ अपने सभी डीलर्स को निजी रूप से जानते थे, बल्कि उनके बच्चों की प्रगति की भी जानकारी रखते थे। उनमें से कई डीलर्स तो अपनी परेशानियां भी उन्हें बताया करते थे और उनसे सलाह मांगते थे। क्यूआरजी पूरी संजीदगी से उनकी समस्याएं दूर करते। किसी भी ब्रांड उन्मुख कारोबार में डीलर कुंजी होता है। डीलर ही नियंत्रित करता है कि उत्पाद कब और किन हाथों में जाएगा। डीलर का एक खराब शब्द ब्रांड को बर्बाद कर सकता है और कारोबार को तबाह। यही वजह है कि डीलर्स को खुश रखना अत्य आवश्यक होता है। कमीशन तो महत्वपूर्ण होता है, पर आपका प्रतिद्वंदी इसकी बराबरी पर आ सकता है। ऐसे में आपके व्यक्तिगत संबंध और आत्मीयता ही अंतर पैदा करते हैं। क्यूआरजी श्रीनिवास बांगुर द्वारा अपने कर्मचारियों के प्रति व्यवहार से भी खासे प्रभावित थे। वे उनके लिए परिवार की तरह थे। वे कर्मचारियों पर पूरा भरोसा करते और उनसे कोई बात नहीं छुपाते थे। कोई कार्य सौंपने के बाद उन्हें उनके तरीके से पूरा करने का आज़ादी देते थे। क्यूआरजी को जल्द ही एहसास हो गया कि किसी बड़े कारोबार को संभालने का यह एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है। उन्हें यह भी समझ में आ गया कि अगर मालिक खुद ही सब कुछ करना शुरू कर देगा तो उसके पास हतोत्साहित कर्मचारियों का एक समूह ही रह जाएगा, जो संस्था के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। जिन लोगों ने बांगुर समूह के साथ काम करना शुरू किया, उन्होंने रिटायर होने के बाद ही समूह का साथ छोड़ा। मालिक के रूप में उनकी ऐसी प्रतिष्ठा थी। वर्ष 1975 में पीआर मेहता ने फोर्ड ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज में माधव दास के सहयोग के तौर पर काम शुरू किया। उन्होंने बांगुर परिवार के बारे में कई दिलचस्प किस्से साझा किए। उन दिनों सेल्स और मार्केटिंग की ज़्यादातर सौदेबाजियां शराब की पार्टियों में ही शक्ल लेती थी। उन दिनों ऐसी ही संस्कृति थी। एक बार इसी तरह की पार्टी में शराब पीने के दौरान माधव दास ने हिदायत दी कि बांगुर परिवार ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो शराब पीते हैं। ऐसे में उन्हें अपना शौक पूरा करते समय बांगुर परिवार की नापसंदगी को भी ध्यान में रखना होगा। आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रमने और अल्कोहल का सेवन पूरी तरह छोड़ देने वाले मेहता को ये बात अखर गई। मेहता को लगा कि मनोरंजन तो मार्केटिंग का अनन्य हिस्सा है। बहरहाल बांगुर परिवार में नौकरी का बमुश्किल एक हफ्ता ही बीता था कि मेहता श्रीनिवास बांगुर के ऑफिस में घुस गए और बोले कि उन्हें तत्काल श्रीनिवास बांगुर से बात करनी है। उस समय एक अन्य वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव कमरे में मौजूद थे। जब एग्जीक्यूटिव कमरे से जाने लगे तो श्रीनिवास बांगुर ने उन्हें रुकने के लिए कहा। उन्होंने मेहता से कहा कि वे पूरी आज़ादी से अपनी बात कर सकते हैं, ये तो घर के लोग हैं।
मेहता ने श्रीनिवास बांगुर के समक्ष सब कुछ उगल दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि वे शराब पीते हैं और हर बार वे इसके फर्जी बिल नहीं बना सकते। उन्होंने श्रीनिवास बांगुर को बता दिया कि वे हर शाम विस्की पीते हैं। बांगुर इस रहस्य उद्घाटन से पहले तो सकते में आ गए, बाद में संभलते हुए उस एग्जीक्यूटिव से मारवाड़ी में कहा, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। श्रीनिवास बांगुर व्यवहारिक व्यक्ति थे। उन्हें यह पता था कि वे अपने असूल किसी पर थोप नहीं सकते। उन्हें शराब से नफरत थी, पर कर्मचारियों को इससे क्यों रोकना चाहिए। इस मुलाकात के बाद मेहता को काफ़ी राहत महसूस हुई। क्यूआरजी का ऐसे मामलों पर यही रवैया रहता था। वे अपने व्यक्तिगत पसंद नापसंद को किसी पर थोपते नहीं थे। वे शराब को हाथ भी नहीं लगाते थे, पर किसी को शराब पीने से रोकते भी नहीं थे। हम जब युवा अवस्था में पहुंच चुके थे, तब भी घर में शराबबंदी जैसा कोई फरमान जारी नहीं किया गया था। मुझे भरोसा है कि अगर हम वाइन के 1-2 गिलास पी भी लेते तो क्यूआरजी हमें अपराधी नहीं मानते। यह बात अलग है कि हमने शराब ना पीने का ही फैसला किया था। 70 और 80 के दशक में केबल उद्योग की एक अनौपचारिक एसोसिएशन सी थी। यह हर शाम मीटिंग करती, जो देर रात तक भी चलती। इन मुलाकातों के दौरान क्यूआरजी को छोड़कर हर शख्स पीता था, पर क्यूआरजी बिन पिए ही नशे में होने का अभिनय करते, जिससे पीने वालों को अजीब न लगे। क्यूआरजी निश्चित रूप से यह जानते थे कि दोस्तों को कैसे जीता जाता है। क्यूआरजी अक्सर अपने राज बांगुर परिवार से खुलकर साझा करते थे, और क्यूआरजी कहते थे कि श्रीनिवास बांगुर और फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज में उनके प्रबंधकों से कई मुलाकात के दौरान मैंने प्रबंधन के कई दाव सीखे। प्रबंधकों को जिम्मेदारी कैसे सौंपी जाती है, अलग अलग विभागों के जरिए कारोबार कैसे चलाया जाता है, प्रक्रियाएं कैसे शुरू की जाती हैं, आदि आदि। इन सारी प्रक्रियाओं को देखकर, उन पर चर्चा करके मुझे इस बात का काफ़ी ज्ञान मिला कि कैसे एक विक्रेता से निर्माता बना जाता है। क्यूआरजी कहते थे, मैंने उत्पाद के कई दाव पेच समझे। कई बार मैं सोचता था कि जब बांगुर परिवार ने यह कर लिया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हर उद्योगपति को शून्य से शुरुआत करनी होती है। मुझे नरसिंह दास बांगुर से मिलने का सौभाग्य 1977 में मिला। हम छुट्टियों में पूरे परिवार के साथ राजस्थान के अजमेर ज़िले में पड़ने वाले पुष्कर गए थे। यहाँ बहुत से मंदिर हैं। सबसे प्रसिद्ध और दुर्लभ भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है। यह हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थों में से एक है। हुआ यूं कि नरसिंह दास बांगुर भी हमें वहीं एक मंदिर में मिल गए। हमने अपने पिता यानी क्यूआरजी के निर्देशानुसार उनके पैर छुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया। मुझे याद है कि उस समय वे एक साधारण से धोती कुर्ते पहने हुए थे। उस समय मैं उनसे ज़्यादा उनकी बाहर पार्किंग में खड़ी कार शेवरले इम्पाला को देखने के लिए उत्सुक था। कुछ साल बाद मैं और अजेश स्कूल ट्रिप पर कलकत्ता गए। क्यूआरजी ने हमें निर्देश दिया था कि हम श्रीनिवास बांगुर से जाकर जरूर मिलें। हमने यह कर्तव्यपूर्ण तरीके से किया। इस तरह जब श्रीनिवास बांगुर के एक बेटे श्रीकांत दिल्ली आए तो क्यूआरजी ने उन्हें दिल्ली दर्शन कराने का जिम्मा हमें सौंपा। उस समय तक हमने सिर्फ कहानियां सुनी थी कि श्रीकांत और बांगुर परिवार सिर्फ चांदी की तश्तरियों में खाना खाते हैं, पर हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब दिल्ली दर्शन के दौरान श्रीकांत ने मजे लेकर बंगाली मार्केट में हमारे साथ चाट खाई। 70 के दशक के मध्य के वर्षों में काम से प्रभावित होकर फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज ने क्यूआरजी को दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश का भी एकमात्र एजेंट बना दिया। जल्द ही वह समय भी आया जब क्यूआरजी फोर्ट ग्लोस्टर के देश के सबसे बड़े डीलर बन गए। उनके 50 करोड़ के सालाना टर्नओवर का 10% गुप्ता जी एंड कंपनी से आने लगा। चूँकि ज़्यादातर कारोबार केबल का होता था, इसलिए तयशुदा 2% कमीशन के हिसाब से गुप्ता जी एंड कंपनी की सालाना आय 10 से 15 लाख रुपए बैठती थी। यह रकम भागीरथ पैलेस के एक कारोबारी के लिए किसी भी हाल में छोटी रकम नहीं थी। एक दिन क्यूआरजी और श्रीनिवास बांगुर अपने कलकत्ता ऑफिस में बैठे थे तो एक कलाकार अपनी करीब दर्जन भर वाटर कलर्स वाली पेंटिंग के साथ आया। यह सारी पेंटिंग्स देवी देवताओं की थी और बहुत कुछ कैलेंडर में अक्सर दिखने वाली एक कला जैसी नजर आ रही थी। यह देखने पर साधारण लग सकती थी, पर पौराणिक विवरण का संदेश प्रेषित करती थी। एक पेंटिंग श्रीनिवास बांगुर को पसंद नहीं आई, पर क्यूआरजी उस पर अपना दिल हार बैठे और उन्होंने श्रीनिवास बांगुर से पूछा कि वह पेंटिंग उससे खरीद सकते हैं। श्रीनिवास बांगुर को इनकार करने का कोई कारण नजर नहीं आया। यह कला की अप्रतिम मिसाल थी। इस पेंटिंग में भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे थे
और तमाम देवगणों जैसे भगवान शंकर, हनुमान, देवी सरस्वती, गरुड़ और नारद से घिरे हुए थे। क्यूआरजी का मानना था कि इस पेंटिंग ने उनकी तकदीर बदल दी। उन्होंने इसे फ्रेम कराया और अपने ऑफिस में टंगवा दिया। आज भी ये वहीं मौजूद है। यह लगातार आगंतुकों का ध्यान आकर्षित करती है। सालों बाद क्यूआरजी ने इस पेंटिंग की प्रतिरूप अपने चचेरे भाई ओपी गुप्ता के बेटे विक्की जी को उपहार में दी। किसी भी कंपनी का एजेंट होना आसान नहीं था। केबल के सबसे बड़े खरीदार विभिन्न सरकारी विभाग होते हैं। वे कभी ऑर्डर लेकर आपके पास नहीं आते। यह आपका काम है कि आप अपना उत्पाद उन्हें बेचें। भारत को 1982 में एशियन गेम्स की मेजबानी मिल गई थी। एशियन गेम्स की शुरुआत भी भारत से वर्ष 1951 में हुई थी। 31 साल के बाद शहर को दूसरी बार मेज़बानी करने का मौका मिला था। इस दौरान एशियन गेम्स का आकार और शान शौकत कई गुना बढ़ गई थी। भारत भी दुनिया को अपना लोहा मनवाना चाहता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को गेम्स की तैयारियों पर नज़र रखने को कहा। राजीव गांधी अब तक राजनीति से दूर थे, एयर इंडिया का पायलट बनकर खुश थे। इंदिरा गांधी के दिमाग में संभवतः इन गेम्स के जरिए उन्हें सार्वजनिक जीवन में उतारने की योजना थी। इन दो वजहों से दिल्ली की आधारभूत संरचना को खूब बल मिला। होटल, सड़कें, फ्लाईओवर, स्टेडियम का धड़ाधड़ निर्माण होने लगा। यह गुप्ता जी एंड कंपनी के लिए बहुत अच्छा अवसर था। साल 1981 में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग यानी डेसू को एक खास किस्म के केबल की ज़रूरत थी जो उस समय तक भारत में नहीं बनाई जाती थी। डेसू ने यह मन बना लिया था कि इस केबल को आयात ही किया जाना चाहिए। फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज़ के लिए यह ऑर्डर हासिल करना प्रतिष्ठान का प्रश्न बन गया। अगर उसे यह ऑर्डर मिल जाता तो दुनिया में उसकी तकनीकी क्षमताओं का विकास कई गुना बढ़ जाता। इससे उसे भविष्य में बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ जाती। इसलिए प्रोजेक्ट के लिए फोर्ट ग्लोस्टर ने जापान की सुमिटोमो से गठबंधन कर लिया। चूँकि गुप्ता जी एंड कंपनी दिल्ली की एकमात्र एजेंट थी, इसलिए क्यूआरजी का सम्मिलित होना स्वाभाविक था। यह ऑर्डर महत्वपूर्ण था, इसलिए फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज़ ने मेहता और सुमिटोमो की एक टीम को महीनों तक दिल्ली में रखा। ये सभी होटल ताज में महीनों रुके। क्यूआरजी उनके साथ रणनीति बनाने के लिए नियमित रूप से जाते। एक शाम मेहता ने क्यूआरजी से डिनर पर मुझे और माँ को लाने के लिए कहा। हम दोनों गए। यह पहली बार था कि मैंने 5 सितारा होटल में खाना खाया था। मैं खासकर खाना लाने वाली ट्रॉली को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज़ के सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद डेसू ने केबल का आयात करने का निर्णय लिया। अपनी अंतिम सांसें गिन रही इस डील को उबारने के लिए क्यूआरजी ने आखिरी कोशिश करने की ठानी। क्यूआरजी डेसू के चेयरमैन से मिलने गए, जो कि एक ब्यूरोक्रेट थे। मीटिंग में अफसर ने उन्हें बताया कि यह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और वह किसी प्रकार से कमतर गुणवत्ता की केबल का जोखिम नहीं उठाना चाहते। यहीं क्यूआरजी ने अपने व्यावसायिक कौशल और अनुभव का परिचय दिया। उन्होंने अफसर से कहा कि अगर आप तकनीकी विकास विभाग के महानिदेशक होते तो आपने ठीक उलट काम किया होता और देश में बनी फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज़ की केबल को मौका दिया होता। क्यूआरजी ने यहाँ पर राष्ट्रीयता का तुरुप का पत्ता चलाया था। तरकीब काम कर गई। अफसर ने क्यूआरजी से 1 घंटे इंतज़ार करने को कहा और 1 घंटा बीतने पर वह हो गया जिसकी उम्मीद सबने छोड़ दी थी। अकल्पनीय पर सत्य। केवल अब फोर्ट ग्लोस्टर कंपनी को बनानी थी और आपूर्ति करनी थी। यह कहने की जरूरत नहीं थी कि क्यूआरजी और बांगूर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। समय के साथ गुप्ता जी एंड कंपनी कटलर हैमर इंग्लिश इलेक्ट्रिक की डीलर बन चुकी थी, लेकिन फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज़ उनकी रोजी रोटी थी, उनके दिल के सबसे करीब। अब वह दिन दूर नहीं था कि जब गुप्ता जी एंड कंपनी हेवल्स बनने वाली थी। अब क्यूआरजी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का काम शुरू कर दिया था। एक बार जब वे किसी मीटिंग में शामिल होने बेंगलुरु के सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट गए तो उन्होंने शहर में हेवल्स के लिए डीलर नियुक्त कर दिया। राकेश मेहरोत्रा ने कानपुर में डीलर बनाया, जबकि ओपी गुप्ता ने यही काम कलकत्ता में किया। विस्तार सोच समझकर किया गया था। यह तरीका सही भी था। डीलर आपकी कंपनी की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का एक हिस्सा होते हैं। बिना समुचित उत्पादन आधार के डीलर्स की लंबी चौड़ी फौज को आपूर्ति करना बहुत मुश्किल होता है। 1970 के दशक से ही जब हेवल्स ने निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा, क्यूआरजी ने हमेशा अपनी
प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखा। उन्होंने व्यापार के लक्ष्य बनाए और अपने डीलर्स व विक्रेताओं से आरामदायक लगभग दोस्ताना संबंध बनाए। उनका सबसे पहला सिद्धांत यह था कि अगर डीलर आपसे खुश है तो वह बाजार में आपका उत्पाद आक्रामक तरीके से पेश करेगा और उसके लिए जान लड़ा देगा। यह मिजाज के विपरीत था। ट्रेड मार्केटिंग को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था क्योंकि यह विक्रेताओं का बाजार माना जाता था। इसलिए ट्रेड मार्केटिंग की अवधारणा के प्रचलन में आने से पहले ही हैवेल्स ने इसे आत्मसात किया, समावेशित किया और करीब 2 दशकों तक लागू रखा। यह कंपनी के भीतर प्रमुख दर्शन बना रहा। हर मैनेजर ने इसे आत्मसात कर लिया था। क्यूआरजी के विक्रय पर ध्यान केंद्रित करने के फैसले के पीछे कई कारक थे। चूंकि उन्होंने एक विक्रेता के रूप में शुरुआत की थी, इसलिए वे डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर का मन जानते थे। वे न केवल उनकी आशंकाओं को समझते थे बल्कि उनकी उत्साह की प्रशंसा भी करते थे। 60 के दशक से कारोबारी गतिविधियों में शामिल रहे क्यूआरजी ने यह सीख लिया था कि सम्मानित संस्थान हमेशा अपने डीलर्स का ध्यान रखते हैं। फोर्ड ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज के साथ उनके व्यक्तिगत अनुभवों ने इसे प्रबल कर दिया था। जब श्रीनिवास बांगुर ने इस बात के लिए जोर दिया कि क्यूआरजी उनके पिता नरसिंहदास बांगुर से मुलाकात करें, तो इस भाव ने यह प्रदर्शित किया कि कंपनी अपने डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को महत्व देती है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्यूआरजी ने देखा था कि अगर डीलर किसी ब्रांड या उत्पाद के प्रति उत्साहित है तो बिक्री तेजी पकड़ती है। यदि मामला इसका उल्टा होता है तो बिक्री प्रभावित होती है। उन्होंने पाया था कि आक्रामकता, जुनून और दिलचस्पी में अंतर से ही ब्रांड की सफलता और असफलता तय होती है। जो कंपनियां अपने डीलर्स के प्रति घमंडी या आत्मसंतुष्ट थी, वे आधे रास्ते में ही पिटती दिखाई दी। हो सकता है उनके उत्पाद सबसे बेहतरीन रहे हों, उनके विज्ञापन और प्रचार सर्वश्रेष्ठ रहे हों, लेकिन उत्पाद को बाजार में धकेलने की उनकी क्षमता सीमित थी क्योंकि डीलर से उनके संबंध तनावपूर्ण थे। यही वजह है कि क्यूआरजी ने अपने डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमेशा अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊंची जगह दी। दशकों तक हैवेल्स के बढ़ते आकार के बावजूद क्यूआरजी ने हमेशा अपने लगातार बढ़ते डीलर नेटवर्क से संपर्क बनाए रखा। भले ही हैवेल्स के उत्पादों की संख्या कई गुना बढ़ गई, पर क्यूआरजी ने अपने डीलर्स को सुनने, उनसे संपर्क में रहने और उनसे बाजार की जानकारी लेने के कई नए तरीके ईजाद किए। उन्होंने कुछ बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर से व्यक्तिगत संबंध कायम कर लिए थे। इनमें भागीरथ पैलेस के कुछ पड़ोसी दुकानदार भी शामिल थे। क्यूआरजी हमेशा देखते थे कि किस तरह बड़ी कंपनियां जैसे लार्सन एंड ट्यूब्रो और इंग्लिश इलेक्ट्रिक अपने डीलर से 5 सितारा होटल में मुलाकात करती थी। उन्होंने भी वर्ष 1984 में ताज पैलेस में एक डीलर्स मीट पार्टी आयोजित की। उस समय मेरी उम्र 15 साल ही थी, लेकिन मैं टाटा के मालिकाना हक की दक्षिण दिल्ली स्थित होटल गया और दाम को लेकर मोलभाव करने का दायित्व बखूबी निभाया। डीलर्स मीट जबरदस्त रूप से कामयाब साबित हुई। क्यूआरजी ने स्पष्ट रूप से बाजार में एक बड़ा संदेश भेजा, डीलर उनके लिए महत्वपूर्ण थे। हैवेल्स अब नियमित रूप से अपने डीलर्स और विक्रेताओं के साथ औपचारिक और अनौपचारिक आयोजन करने लगा। सभी को हर साल सामाजिक मेल मिलाप के लिए बुलाया जाता, जहां माहौल पूरी तरह पारिवारिक और दोस्ताना होता। इन आयोजनों में डीलर्स अपने परिवार के साथ आते, इसलिए ये आयोजन कंपनी के प्रबंधकों और विक्रेताओं दोनों के लिए पारिवारिक छुट्टी बिताने जैसा साबित होता। इन आयोजनों में डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स क्यूआरजी से खुलकर बात करते कि पेशेगत समस्याओं के साथ साथ पारिवारिक समस्याओं पर भी चर्चा होती। कई मौक़ों पर मैंने खुद देखा कि एक डीलर्स ने क्यूआरजी से सर्वथा व्यक्तिगत परेशानी जैसे अपनी पत्नी, बच्चों या नज़दीकी रिश्तेदारों की समस्या के बारे में बात की। क्यूआरजी उनकी समस्या गंभीरता से सुनते और उन्हें परिवार के सदस्य की तरह मशवरा भी देते। वे सुनने के लिए बातचीत में शामिल नहीं बल्कि संजीदगी से दिलचस्पी लेते। मैं जब भी क्यूआरजी से पूछता कि वे डीलर्स की व्यक्तिगत समस्याओं पर अपना समय क्यों व्यर्थ करते हैं तो उनका जवाब मुझे हतप्रभ कर देता। वे कहते थे कि मार्केटिंग, सेल्स और विक्रय किसी प्रबंधन या किसी एक व्यक्ति की व्यावसायिक बुद्धि से नहीं चलते। डीलर अपने काम में असाधारण रूप से अच्छा हो सकता है, लेकिन जब तक अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से मुक्त नहीं होगा तब तक उसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना असंभव होगा। हैवेल्स में हम हमेशा डीलर्स से अपने संबंध सुधारने के बारे में सोच रहे थे। इसी दौरान दोपहिया वाहन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प
उन दिनों जिसका नाम हीरो होंडा था, के चेयरमैन बृजमोहन मुंजाल से मिलने का मौका मिला। इस मुलाकात ने हमें डीलरों से संबंध बनाने के अगले स्तर तक पहुंचा दिया। वर्ष 2004 में हम छुट्टियां मनाने शिमला गए थे और वाइल्ड फ्लावर हॉल में रुके थे। वहां लॉबी में क्यूआरजी ने भारतीय मोटरसाइकिल मार्केट के पितामह बीएम मुंजाल को देखा था। क्यूआरजी समय गंवाए बिना उनके पास गए और उन्हें अपना परिचय दिया। मुंजाल भी उनसे गर्मजोशी से मिले और बोले कि उन्होंने हमारे बारे में बहुत कुछ सुना है, खासकर यह तथ्य कि हम अपने डीलर्स का अच्छा ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम डीलर्स के साथ संबंध सुधारने पर साथ काम करते हैं। साथ ही वे हमसे दिल्ली में मिलने के लिए तैयार हो गए। क्यूआरजी अपने अनूठे अंदाज में कहते हैं कि मुल्ला सबक नहीं देगा पर घर तो आने देगा। बड़े व्यक्तियों से हमेशा अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। दिल्ली लौटने पर क्यूआरजी और मैं मुंजाल के दक्षिणी दिल्ली के बसंत लोक स्थित ऑफिस गए। यह एक तंग बाजार था जहां दोपहिया वाहन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी का ऑफिस होने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। बहुत से लोग कहते हैं कि मुंजाल परिवार इस ऑफिस को अपने लिए भाग्यशाली मानता था। यही वजह थी कि वे जगह बदलने के लिए तैयार नहीं थे। उनसे मुलाकात के दौरान हमें यह एहसास हुआ कि मुंजाल अपने डीलर्स के साथ किस हद तक जुड़े थे। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या उनके कुछ डीलर्स के बच्चे हैवेल्स के साथ कारोबार में जुड़ सकते हैं। हमें यह भी पता चला कि वह अपनी डीलर्स मीट में किस तरह खुले दिल से पैसा खर्च करते थे। हम इस मुलाकात से बुलंद हौसलों के साथ लौटे। उसी साल हम अपने डीलर्स को उनकी पहली विदेश यात्रा बैंकॉक ले गए। इसके बाद तो हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 2011 में हम उन्हें लंदन ले गए, जहां हमने उनके लिए पूरे ग्रॉसवेनर हाउस को बुक कर लिया था। आयोजन की अंतिम शाम को हमने रेड कारपेट इवेंट आयोजित किया। यह आयोजन होटल सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए ही करता था। हमने सभी डीलर से बेहतर संबंध बनाए और इसने यह सुनिश्चित कर दिया कि हमारे संबंध इस सेक्टर में प्रवेश कर रहे नए खिलाड़ियों के लिए अवरोध बन जाएं। हमने हैवेल्स के उत्पादों को बेचने के लिए गैलेक्सी स्टोर शुरू किए। यह स्टोर्स खासकर डीलर्स की अगली पीढ़ी के लिए थे, जो हैवेल्स के साथ बिजनेस तो करना चाहते थे लेकिन अपने पिता की पुरानी दुकान पर नहीं बैठना चाहते थे। वर्ष 2015 में हमने यंग एंटरप्रेन्योर फोरम की शुरुआत की, जिससे इन युवाओं को हम बेहतर समझ सकें। जब क्यूआरजी जीवित थे तो ऑफिस में हमारी सुबह की दैनिक मीटिंगों के दौरान जब भी उत्पाद के दाम, मार्केटिंग रणनीति, लॉन्च या बाजार के रुझान के बारे में बहस होती तो वे हमारे किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर या बहुतों को फ़ोन लगाते। इसके बाद क्यूआरजी स्पीकर फ़ोन पर सवाल दागते और हम सब सुझाव सुनते। हम सब सुनते कि वह क्या सुझाव दे रहा है या वह क्या महसूस करता है जो हमें करना चाहिए। क्यूआरजी अपने फैसलों में उन विचारों को शामिल करने की कोशिश करते। यह तकरीबन हर मीटिंग में होता था। दरअसल इस प्रयोग के जरिए हम व्यापारी से ज़मीनी हकीकत सीखते और वे खुद को महत्वपूर्ण महसूस करते थे। कंपनी के आंतरिक मामलों में भी उनका दखल है। इससे कारोबारी और हैवेल्स के रिश्ते अधिक प्रगाढ़ हुए। कई बार व्यापारी इस बात से बहुत गर्वित होते थे कि हैवेल्स ने उनके सुझाव को लागू कर दिया है। उन्हें लगता था कि वे सिर्फ एक कंपनी के उत्पाद नहीं बेच रहे बल्कि कंपनी चलाने में योगदान भी दे रहे हैं। काम करने का यह तरीका क्यूआरजी ने संभवतः कार्नेगी की पुस्तक से सीखा था, जिसमें बताया गया कि किसी उद्यमी को अपने अंशधारकों से ऐसा रिश्ता बनाना चाहिए जो उन्हें महसूस कराए कि कंपनी के फैसलों में वे भी हिस्सेदार हैं। इसका मतलब यह भी नहीं कि क्यूआरजी अपने व्यापारियों की बताई हर बात को जस का तस अमल कर लेते थे। अधिकतर बार वे इस मिली राय के उलट फैसले लेते थे। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि सस्ता पंखा बनाने की व्यापारियों की सर्वसम्मत राय के बावजूद क्यूआरजी का विचार पूरी तरह अलग था। उन्होंने उच्च गुणवत्ता और उच्च कीमत के उत्पादों के हिसाब से ही अपनी मार्केटिंग और सेल्स की रणनीति बनाई थी। यानी क्यूआरजी सुनते सबकी, लेकिन अंततः फैसला उनका होता था। क्यूआरजी की इस सोच की बदौलत कंपनी में अब यह एक स्थापित मापदंड बन गया है कि हर मैनेजर और विभाग प्रमुख को कोई भी फैसला लेने से पहले उसके निहितार्थ और उसके बाजार पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सोचना है।
हम में से हर व्यक्ति उस भावनात्मक संबंध को दोहराने की कोशिश करता है जो QRG का डीलर्स के साथ था। उदाहरण के लिए पंजाब के बठिंडा में हमें 10 करोड़ का व्यापार देने वाला एक डीलर QRG से दिल्ली में मिला। अनौपचारिक बातचीत में उसने QRG को बताया कि मैं करीब 3 दर्जन कंपनियों के साथ कारोबार करता हूं, लेकिन हैवेल्स ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जिससे मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हूं। मैं हमारे दर्जन भर डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स से ऐसे ही अनुमोदन सुन चुका हूं। कहानी की सीख यह है कि किसी भी कारोबार के लिए व्यक्तिगत और भावपूर्ण रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। इसी विषय में QRG ने हम सबको यह राह दिखाई कि वर्ष 1995 से 2000 के बीच मैं नियमित तौर पर उनके साथ भागीरथ पैलेस जाता था। हैवेल्स मार्च 1987 में ही भागीरथ पैलेस से सिविल लाइन स्थित एक नए ऑफिस में स्थानांतरित हो चुकी थी। इसके बावजूद हम भागीरथ पैलेस में विक्रेताओं से बात करते। हम पूरे दिन उनके साथ बिजली के सामान के कारोबार में नए रुझान के बारे में बात करते। उन्हीं के साथ दिन का खाना खाते और अंतहीन कप चाय पीते। इससे हमें बाजार की अमूल्य अंतर्दृष्टि मिलती जो कुर्सी पर बैठे बैठे किए गए किसी भी शोध और विश्लेषण से बेहतर होती। वर्ष 2000 के बाद के वर्षों में हमारा कारोबारी नेटवर्क बहुत बढ़ गया। बावजूद इसके हम नियमित तौर पर फ़ोन पर बातचीत कर उनसे जुड़े रहे। साथ ही हर महीने या 2 महीने पर QRG करीब 100 डीलर्स को अपने ऑफिस बुलाते और बाजार संबंधी मामलों पर चर्चा करते थे। वे डीलर्स को घर लंच या डिनर पर बुला लेते और उन्हें परिवार के सदस्य जैसा सम्मान देते तथा एहसास कराते। कई बार हम पूरा दिन दिल्ली या दिल्ली के बाहर डीलर्स को बुलाकर सिर्फ उनकी बातें सुनते। उनकी आशंकाओं के बारे में विचार विमर्श किया जाता और उनके सुझावों को आत्मसात किया जाता। हमारी कंपनी का आकार 500 करोड़ से बढ़कर 5000 करोड़ का सालाना टर्नओवर हो गया था। 10 गुना बड़े इस कारोबार के चलते हमारे सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। हमें अपने विक्रेताओं से उसी तरह के व्यक्तिगत संबंध बनाए रखने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। हमारी कंपनी के हेडक्वार्टर का मैनेजर हो या ब्रांच ऑफिस के स्तर पर नियुक्त मैनेजर, इस मैन्युफैक्चरर डीलर्स संबंध को उसी आत्मीयता से लागू करने की कोशिश में सभी अपना मूल्य योगदान दे रहे हैं। किसी भी देश में कोई भी उद्योग हो, आधार वाक्य यही है कि मैन्युफैक्चरर और उसके डीलर के व्यावसायिक हित बहुत अलग अलग होते हैं। वे नदी के 2 छोर की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन सफल उद्यमी वही होता है जो दोनों के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न करे जहां दोनों ही खुद को विजेता माने। जैसा QRG कहते हैं, हो सकता है मैं 100 करोड़ रुपए कमाने की स्थिति में हूं और मुझे यह रकम अपने विक्रेताओं के हितों के बदले में मिले, लेकिन इसके बदले मैं 90 करोड़ रुपए कमाना चाहूँगा और शेष डीलर्स के लिए छोड़ दूंगा। हैवेल्स का बिजनेस बढ़ने के साथ ही QRG को एक अन्य व्यक्तिगत अशांति का सामना करना पड़ा। 1980 के दशक में परिवार की दूसरी कलह सामने आई। इस बार QRG के छोटे भाई सुरेंद्र जी कारोबार से अलग होना चाहते थे। मेरे पिता ने सुरेंद्र जी की हिस्सेदारी खरीदने के लिए 6 महीने से अधिक अवधि की राशि का भुगतान किया। दरअसल QRG और सुरेंद्र जी के बीच एक अनकही सहोदर प्रतिद्वंदिता ने सिर उठा लिया था। 1975 में कीर्तिनगर की फैक्ट्री स्थापित होने से पहले ही सुरेंद्र जी सिविल लाइंस के संयुक्त घर से अलग हो गए थे। उन्होंने रूपनगर में घर ले लिया था। 1980 या 1981 में कल्याण विहार में नया घर बनवाया और वहां रहने चले गए। किसी ने इस बारे में अधिक नहीं सोचा और अधिकतर लोगों ने इसे भारतीय परिवार की सामान्य कलह बताया। कुछ लोगों ने परिवार टूटने की तोहमत सुरेंद्र जी की पत्नी और परिवार की अन्य महिलाओं की मत भिन्नता के सर मढ़ी, जिसमें मेरी मां भी शामिल थी। इसके बावजूद दोनों परिवार काफ़ी करीब रहे और महत्वपूर्ण त्योहारों व अन्य सामाजिक कार्यक्रम के दौरान नियमित तौर पर मिलते रहे। 7 वर्ष के भीतर यानी 1982 तक सुरेंद्र जी की शिकायतें गंभीर असंतोष में बदलने लगी थी। वे मेरे पिता के जल्दी जल्दी नई फैक्ट्रियां लगाने के फैसले से असहमत थे। उन्हें लगता था कि समूह को भविष्य में किसी अंधे के संकट के लिए पैसे बचा कर रखने चाहिए। सुरेंद्र जी सोचते थे कि QRG जल्दबाजी में जोखिम लेने वाले व्यक्ति हैं जो एक दिन कारोबार को ही तबाह कर सकते थे। वे मानते थे कि एक गलत आर्थिक फैसला हैवेल्स और गुप्ता जी एंड कंपनी दोनों को मिटा देगा। 1983 में इस मामले ने आर पार का रुख अख्तियार कर लिया।
अपने छोटे भाइयों की इच्छाओं के विरुद्ध मेरे पिता ने टावर्स एंड ट्रांसफार्मर्स का अधिग्रहण किया, जो कि एक जोखिम भरा सौदा लग रहा था। सुरेंद्र जी ने खुले तौर पर इसका विद्रोह कर दिया। यह सौदा उन्हें स्वीकार्य नहीं था। वे मानते थे कि मेरे पिता को कारोबार करने की कोई समझ नहीं है। उन्होंने एक बेकार फैक्ट्री को खरीदने में 35 लाख रुपए खर्च कर दिए। इस रकम का अधिकतर हिस्सा बैंक से लोन लिया गया था। उनके मुताबिक इस सौदे का सबसे सुनहरा पहलू 10 एकड़ की जमीन को बताया जाना गलत था। दिल्ली से दूर साहिबाबाद की इस संपत्ति का रियल एस्टेट के लिहाज से भी कोई महत्व नहीं था। दिल्ली के कारोबारी इस जगह में रुचि नहीं दिखाने वाले थे। वे सवालों की महामारी का शिकार हो चुके थे। उस जमीन का क्यूआरजी क्या करेंगे? वे लोन कैसे चुकाएंगे? समूह के कैश रिजर्व का क्या होगा? सुरेंद्र जी ने सोचा कि क्यूआरजी ने प्लाट खो दिया था। कारोबार में शामिल भाइयों के बीच यह आदर्श टकराव था। यह स्थापित सत्य है कि परिवार कारोबार में बड़ा भाई या जो भी कारोबार के अहम फैसले लेता है वह आत्मविश्वास से परिपूर्ण और महत्वाकांक्षी दोनों होता है। उसे विश्वास होता है कि वह सही राह पर है। वह ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है जिनके बारे में दूसरे सोच भी नहीं पाते। वह भविष्य का एजेंडा तय करता है। अधिकतर परिवार के छोटे भाई या दूसरे परिजन जो सहयोगी की भूमिका में होते हैं, वे अपने भाई की जोखिम लेने की भूख से डरे हुए होते हैं। वह उन्हें किसी भी कीमत पर रोकना अपना कर्तव्य समझते हैं। दरअसल कारोबार करने वाली पीढ़ी में सहोदर प्रतिद्वंद्विता अन्य असुरक्षाओं का नतीजा भी हो सकती है। सामान्यतः भाइयों और बहनों में से जो कारोबार में शामिल होता है वही कमान संभालता है। ऐसे में जब दूसरी पीढ़ी का समय आता है तो मुखिया की भूमिका में रहने वाले व्यक्ति की इच्छा अंपायर को अपने बेटे बेटियों के लिए सहेज कर रखने की होती है। वह कारोबार को अपने भाइयों और भतीजों में बांटना नहीं चाहता। समय रहते इन पेचीदगियों को अगर सुलझाया नहीं जाए या टाला जाए तो यह मनमुटाव पीढ़ीगत संघर्षों की शक्ल अख्तियार कर लेता है और पहली पीढ़ी में ही बिजनेस परिवार को तहस नहस कर देता है। बाकी के चलते दूसरी पीढ़ी खत्म हो जाती है। यदि तीसरी पीढ़ी तक परिवार बचता है, ऐसे ही मतभेद युवा सदस्यों के बीच दिखाई देते हैं। तीसरी पीढ़ी तक कारोबार में सक्रिय परिवार के सदस्यों की संख्या तेजी से बढ़ती है। मुखिया के बेटों के अलावा ऐसे भाई भतीजों और अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो कारोबार में सक्रिय होते हैं या कम से कम उनकी हिस्सेदारी होती है। ऐसे में बहुत से लोगों के विचार, प्रवृत्ति और महत्वाकांक्षाएं अलग अलग होना स्वाभाविक है। इससे अलग महत्वपूर्ण यह भी है कि तीसरी पीढ़ी तक कारोबार का आकार बहुत बढ़ चुका होता है। हर सदस्य इतना आश्वस्त होता है कि वह अपने हिस्से की मांग कर सके। इस समय तक अहम ईर्ष्या, लोभ और सत्ता की चाहत ऐसा कुछ चक्र रचती है कि यह किसी भी सदस्य से नियंत्रण से बाहर होता है। नतीजन ये परिवार टूटने लगते हैं। भाइयों का विभाजन या तो शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है या शक्ति के प्रदर्शन के जरिए। सौहार्दपूर्ण समाधानों तक पहुंचने के लिए उदारता और विशाल हृदय होना सबसे महत्वपूर्ण कारक है। विभाजन के मुहाने पर पहुंच चुके परिवार के भाई बहनों में यह गुण दुर्लभ होते हैं। वास्तव में पहली और तीसरी पीढ़ी में ऐसे उदाहरण मिलना मुश्किल है। तीसरी पीढ़ी तक पहुंचे कारोबार में समझौता मुश्किल होता है क्योंकि उस समय तक सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। पहली पीढ़ी में समस्याएं खड़ी होती हैं क्योंकि भाई या बहन द्वारा कारोबार संभाला जा रहा होता है और सामान्यतः कारोबार का आकार इतना छोटा होता है कि इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। मुखिया को दूसरे पक्ष को संतुष्ट करने के लिए दी जाने वाली रकम की व्यवस्था करने में बहुत दिक्कत होती है। बाद वालों को यह महसूस करना होता है कि उन्हें यह अच्छा सौदा मिल गया। हालांकि भाग्यवश यह सहोदर प्रतिद्वंद्विता का मामला नहीं था। वह ऐसा ही मामला था कि जैसे क्यूआरजी ने अपने चाचा पीसी गुप्ता के साथ किया था। पीसी गुप्ता को 45,000 रुपये दिए थे, जिसका समझौता खुली अनौपचारिक नीलामी के जरिए किया गया था। 1982-83 तक सुरेंद्र जी कारोबार से अलग होने की मांग करते रहे। वे कई बार इस मामले को कलकत्ता में ओपी गुप्ता के पास ले गए, लेकिन गुप्ता उन्हें शांत करा देते। 1984 में एक बार फिर उन्होंने मांग की कि उन्हें अलग कर दिया जाए। मुझे याद है कि क्यूआरजी और मेरी मां उनके घर गए और किसी तरह उन्हें साथ रहने के लिए मना लिया। 2 महीने बाद जब ओपी गुप्ता किसी काम से दिल्ली आए, उस समय एक सहमति बनी कि क्यूआरजी अब किसी तरह के विस्तार की योजना नहीं बनाएंगे। सुरेंद्र जी की समूह के पैसे संकट के लिए बचा कर रखने की बात मान ली गई थी। यह फैसला क्यूआरजी की पसंद का नहीं हो सकता था क्योंकि वे नपातुला जोखिम लेते थे और बड़े सपने देखते थे।
मेरा अनुमान है कि क्यूआरजी ने यह बलिदान सिर्फ इसलिए किया होगा ताकि परिवार में एकता और शांति बनी रहे। यह तनावपूर्ण शांति थी। जल्द ही क्यूआरजी ने एक फैक्ट्री में कुछ मरम्मत का काम शुरू कराया। सुरेंद्र जी को गलतफहमी हो गई कि क्यूआरजी नए निवेश के लिए यह निर्माण करा रहे हैं। बस फिर क्या था, वे आग बबूला हो गए। उन्होंने ओपी गुप्ता से इसकी शिकायत कर दी। बंटवारा अब नज़दीक ही था। दोनों भाई अपनी अपनी दलील रखने ओपी गुप्ता के पास कलकत्ता गए। फिर यह फैसला कर लिया गया कि दोनों अलग अलग रास्ते जाएं। परिवार में हो रहा दूसरा बंटवारा करने के लिए ओपी गुप्ता एक बार फिर दिल्ली आए। एक बार फिर तीनों पक्षों यानी क्यूआरजी, सुरेंद्र जी और ओपी गुप्ता मेरे पिता के घर लस्सी के गिलास के साथ बैठे। एक बार फिर इतिहास दोहराया गया। मेरे पिता अपने भागीदार की नकद पैसा देने की मांग पर सहमत हो गए। बंटवारा कर दिया गया। उस समय हैवेल्स की कीमत 1 करोड़ रुपए थी। चूंकि सुरेंद्र जी के पास 27% शेयर थे, लिहाजा उन्होंने 27 लाख रुपए की मांग की। प्रस्ताव किया गया कि 20 लाख नकद और हैवेल्स द्वारा ओखला और बुराड़ी में खरीदे गए 2 प्लॉट सुरेंद्र जी को दिए जाएं। इन प्लाटों की कीमत करीब 7 लाख रुपए थी। पहले तो सुरेंद्र जी सहमत हो गए, बाद में उन्होंने मांग रख दी कि वे अपना पूरा हिस्सा नकद लेंगे। क्यूआरजी अगले 6 महीनों में 27 लाख रुपए नकद देने में सहमत हो गए और उन्होंने एक बार फिर अपना वायदा निभाया। इसके बाद पैसा कोई समस्या नहीं रहा। 80 के शुरुआती साल तक कंपनी का आकार एक जैसी गति से बढ़ता रहा और 4 करोड़ रुपए हो चुका था। इस बंटवारे के बाद अब मेरे पिता के हाथों में कंपनी की पूरी कमान थी। हैवेल्स में भागीदार क्यूआरजी के साले सुरजीत जी उनके विश्वास पात्र थे। चूँकि उनका दिमाग तकनीकी चीज़ों में ज़्यादा लगता था, इसलिए क्यूआरजी ने उन्हें उनके मिजाज से मिलती जुलती जिम्मेदारियां सौंप रखी थी। वे क्यूआरजी का बहुत सम्मान करते थे और हैवेल्स की सफलता पर भी क्यूआरजी की तरह ही भरोसा था। इस बंटवारे में क्यूआरजी ने अपनी निष्क्रिय परी एलाइड एजेंसीज कंपनी भी सुरेंद्र जी को दी थी। बंटवारे में मिले पैसों से सुरेंद्र जी ने भागीरथ पैलेस में एलाइड एजेंसीज खोली और बिजली के उपकरण बेचने लगे। कुछ साल बाद उन्होंने SHI ब्रांड नाम से स्विचगियर बनाने शुरू कर दिए। सुरेंद्र जी के जाने का कारोबार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। निसंदेह यह क्यूआरजी के लिए एक व्यक्तिगत नुकसान था, पर इस तरह के नुकसान से उन्होंने अपनी जिंदगी को पटरी से नहीं उतरने दिया। क्यूआरजी और सुरेंद्र जी के बीच संबंध उत्साहहीन ही रहे। वर्ष 2000 के बाद उनमें कुछ सुधार हुआ, पर पहले जैसी गर्माहट अब गायब हो चुकी थी। मुझे याद है अपने शुरुआती दिनों से क्यूआरजी हमेशा बहुत व्यस्त रहते थे। दरअसल उनके अंदर काम करने का एक जुनून था। सुबह से ही वे अपने केबल के कारोबार के विभिन्न सरकारी विभागों में अफसर से मिलने पहुंच जाते थे। बाद के समय का इस्तेमाल वे दूर दराज के डीलर से संपर्क करने में करते। मुझे याद है कि जब STD की सुविधा शुरू हुई थी, उस समय वे अपने सहयोगियों के नंबर डायल करने को कहते। अक्सर एक नंबर लगाने के लिए 20-20 प्रयास करने पड़ते थे। वे सारा दिन गुप्ता जी एंड कंपनी और हैवेल्स में काम करते। सुबह 9 बजे घर से निकलते और शाम 7:30 बजे तक घर लौट आते। हमारे दादाजी लक्ष्मण दास की सरपरस्ती में पूरा परिवार एक साथ रात का भोजन करता। दादाजी का देहांत वर्ष 1996 में हुआ। भोजन की मेज पर क्यूआरजी अपने कारोबार या दिन भर की परेशानियों की बात नहीं करते थे, बल्कि वे संस्कारों और परंपराओं की बात करते थे। हम सामयिक विषयों पर भी बात करते। सभी को प्रोत्साहित किया जाता कि वे मुक्त रूप से बोलें। यह कुछ ऐसा था जिसका हमें इंतजार रहता। बाहरी तौर पर क्यूआरजी हम तीनों के प्रति अधिक प्यार नहीं जताते थे, पर वे सख्त थे। पर कभी कभी गुस्सा भी हो जाते थे, लेकिन जब भी हम झूठ बोलते तो यह उन्हें बुरी तरह आहत करता। जब हम युवा अवस्था में थे तब हमें कोई जेब खर्च नहीं दिया जाता था। हम बार बार इसकी शिकायत करते क्योंकि हमारे बाकी सहपाठियों की जेबों में सिक्के खनक रहे होते थे, लेकिन हमें जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत थी हमें मिली। बाद में हमें जेब खर्च मिलने लगा, पर राशि सीमित थी। क्यूआरजी और मेरी माँ हमारे मन में अपनी खून पसीने की कमाई के प्रति सम्मान का भाव देखना चाहते थे। हमारी आदतें भी शालीन थी। हमें हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार आइसक्रीम मिलती थी। हर बार हमारी छुट्टियों का कार्यक्रम आनन फानन में ही तय होता था, और वह भी ज़्यादातर 2 ही जगहों पर, शिमला या नैनीताल। इस दौरान हम बेहद सामान्य होटल में ठहरते। 1980 के दशक से ही हमने अच्छी जगह रुकना शुरू किया।
1978 की गर्मियों में हमने 8-9 दिनों की लंबी छुट्टियों पर बम्बई जाने की योजना बनाई। जिस तारीख को हमें जाना था उसके एक दिन पहले की रात में श्रीनिवास बांगुर ने क्यूआरजी को फ़ोन कर बताया कि डेसू के केबल का एक बड़ा ऑर्डर अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में उन्हें दिल्ली में ही रुकना चाहिए। क्यूआरजी मजबूती से डेसू की घेराबंदी करने में जुटे थे, इसलिए हमें सामान खोल लेने को कहा गया और अगले वर्ष बम्बई जाने का वायदा किया गया। इस त्याग के बदले हमें छुट्टियों में हर हफ्ते एक फिल्म देखने की इजाज़त दी गई। वे भी क्या दिन थे। आज से इतर उन दिनों अपनी व्यक्तिगत खुशियों को कुर्बान कर देना एक सदाचार माना जाता था। बच्चे के तौर पर मुझे याद है कि परिवार में पैसा कभी समस्या नहीं रहा। जीवन आरामदायक था, लेकिन शाही खर्च नहीं था। जब हम रेस्तरां जाते तो ऑर्डर देने के पहले मेन्यू कार्ड पर व्यंजन के साथ उसकी कीमत पर भी उतना ही ध्यान देते। कभी कभी तो पैसे बचाने के लिए हम आइसक्रीम, मिठाई आदि होटल के बजाय अन्य जगह खाने को तैयार हो जाते। 1985 में क्यूआरजी ने हमें कभी कभार महंगे 5 सितारा होटल में ले जाना शुरू किया, ताकि हम इतनी बड़ी जगहों के शिष्टाचार भी समझें। वे चाहते थे कि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद भी मन में बिठा लें, क्या ऑर्डर करना है, छुरी कांटे से कैसे खाना है, आदि आदि। जिंदगी में बहुत बाद में मेरे स्कूल के दोस्तों ने यह रहस्य खोला था कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक सफल बिजनेसमैन का बेटा हूँ। परिवार के साथ विदेश में मेरी पहली छुट्टी अमेरिका में तब मनी जब मैंने वहाँ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मेरे माता पिता दिल्ली से मिलने मुझे आए थे और फिर हमने छुट्टियाँ मनाई थी। यह बात और है कि इसके पहले भी मैं कई बार स्कूली यात्राओं में विदेश जा चुका था। ऐसे ही एक यात्रा में मैं और राजेश सिंगापुर गए थे। मेरे पिता अक्सर कहते थे कि जीवन एक रहस्य है, इसे सुलझाना और समझना यदि असंभव नहीं है तो मुश्किल जरूर है। ऐसे में हर किसी को अपने पैर जमीन पर ही टिका कर रखने चाहिए। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद क्यूआरजी अपने कुछ शौक के लिए समय निकाल ही लेते थे। ऐसा ही एक शौक क्रिकेट था। हम दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में टेस्ट मैच देखने जाया करते थे। बड़ी संख्या में टिकट खरीद लिए जाते और फिर पूरा परिवार इकट्ठा होकर खेल का आनंद उठाता। मुझे उनके साथ देखे कई टेस्ट मैच याद हैं। बहुत से रोमांचक मैच, जैसे 1983 का ऐतिहासिक विश्व कप फाइनल, जिसमें भारत ने उस समय की सबसे शक्तिशाली टीम वेस्ट इंडीज को हराया था, उसे हमने एक साथ टेलीविज़न पर देखा था। एक शालीन परिवार से ताल्लुक़ रखने के बावजूद क्यूआरजी काफ़ी शौकीन व्यक्ति थे। 1970 के दशक में उन्होंने घर के लिए फर्नीचर दिल्ली के सबसे अच्छे स्टोर्स न्यू एज से खरीदा था। दिल्ली में क्यूआरजी हमें उस समय के सबसे बेहतरीन रेस्तरां वुडलैंड्स, होस्ट और गैलोड में ले जाते थे। अजेश, गीता और मैं तीनों पढ़ाई में मेधावी थे। यह क्यूआरजी के लिए महत्वपूर्ण भी था। उनके पास हमें पढ़ाने का समय कभी नहीं रहा, पर वे इस शैक्षणिक प्रदर्शन पर पैनी नज़र रखते थे। जब अजेश को कक्षा 12 की परीक्षा में 98% मार्क्स मिले तो क्यूआरजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे चांद पर थे। मुझे याद है कि उन्हीं दिनों एक पारिवारिक समारोह था और क्यूआरजी गर्व से सबको अपने बेटे की उपलब्धि के बारे में बता रहे थे। 1983 में 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही अजेश को देश के सबसे प्रतिष्ठित 2 इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। ये थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। स्वाभाविक है कि पहला संस्थान चुने जाने के लिए शीर्ष पर था, लेकिन क्यूआरजी और हमारी मां दोनों ने जोर दिया कि अजेश दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला ले। क्यूआरजी के दिमाग में चिंता संभवतः उनकी बिगड़ती सेहत थी। वे अपने बड़े बेटे को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। वर्ष 1987 में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से डिग्री हासिल करने के बाद अजेश ने हैवल्स में अपना करियर शुरू किया। क्यूआरजी का बड़ा बेटा होने के नाते अजेश को हैवल्स में आना ही था। वे पहले दिन से इसका हकदार थे और वे बात जानते भी थे। जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो मैं भी अजेश के योग्य पद चिन्हों का अनुसरण कर रहा था। मैं हमेशा अपनी क्लास में शीर्ष 2 या 3 में रहा। सेंट जेवियर्स में कक्षा 12 तक पढ़ाई करने के बाद मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया। यह उच्च शिक्षा का दिल्ली का सबसे सम्मानित और इच्छित संस्थान था। मेरी बड़ी बहन गीता श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मुझसे 3 साल सीनियर थी। उस समय तक मेरे माता पिता ने उनकी शादी के लिए एक उपयुक्त लड़का तलाशना शुरू कर दिया था।
1986 में उनका विवाह मनीष अग्रवाल के साथ हो गया। उस समय वे कॉलेज के तीसरे साल में थी। उनका ससुराल भी सिविल लाइंस में ही था। उनका भवन निर्माण का कारोबार था। उनकी फर्म क्लेरियन बिल्डर्स के नाम से जानी जाती थी, जिसका नाम बाद में सत्या डेवलपर्स कर दिया गया था। 1986 में गीता का विवाह कारोबारियों के लिए एक ऐलान था कि क्यूआरजी बाकी कारोबारियों से अलग हैं। उनकी शादी में खर्च, पैसे और विवाह का स्तर दिल्ली में उन दिनों हुई सबसे शानदार शादियों में सर्वश्रेष्ठ था। जिम्मेदारी बांटने की शैली अपनाकर उन्होंने शादी का सारा बंदोबस्त अपने मित्र और प्लाजा केबल के मालिक भीमसेन गुप्ता को सौंप दिया था। शादी में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए उन्होंने भागीरथ पैलेस की अपनी एक अतिरिक्त दुकान गीता इंटरनेशनल को 22 लाख रुपए में बेच दिया। इस शादी में श्रीनिवास बांगुर भी शारीक हुए। इस बीच गीता के लिए लड़का ढूंढने में भूमिका निभाने वाले पंडित ने अजेश के लिए भी दुल्हन ढूंढ ली। नतीजा यह हुआ कि अगले वर्ष अजेश भी विवाह बंधन में बंध गए। मई 1992 में मैं अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस आ गया। इस समय तक भारत ने मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर निर्णायक कदम बढ़ा लिए थे। निजी कंपनियों को अब हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता था। उद्योगपतियों के लिए संभावनाओं की नई दुनिया खुल चुकी थी। मुट्ठी भर उद्योगपतियों ने बॉम्बे क्लब के बैनर तले एकजुट होकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संरक्षण दिलाने की मांग की थी, पर ये छोटे मोटे विरोध उदारीकरण की लहर को रोक नहीं पाए। अजेश ने हैवेल्स में अपनी जगह बना ली थी। शायद क्यूआरजी मुझे कारोबार में लाने के लिए अपेक्षाकृत कम उत्साहित थे। मैंने अपने करियर के बहुत से शुरुआती दिन कीर्ति नगर फैक्ट्री में बिताए। मैंने यहाँ स्टॉक को नियंत्रण में रखना, उन्हें सूचीबद्ध करना और उत्पादन सुधारना सीखा। नॉर्थ कैरोलिना स्थित वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में सीखे कारोबार संबंधी कुछ सबक मैंने फैक्ट्री में लागू भी किए। सितंबर 1992 में मुझे हैवेल्स के निदेशक मंडल में शामिल कर लिया गया। अजेश पहले से उसका हिस्सा थे। उनका बोर्ड पर काफ़ी नियंत्रण था। विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधियों से अजेश ही मोलभाव करते। अपनी जगह बनाने के लिए मैंने विपणन प्रभारी कृष्णलाल मलिक का सहारा लिया। हैवेल्स से पहले मलिक सीमेंस और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके थे। 55 वर्ष की उम्र में उनका तजुर्बा और बुद्धि दोनों एक अलग स्तर पर सोचते थे। मालिक का बेटा होने के बावजूद वो मुझसे जरा भी प्रभावित नहीं थे। फिर भी मैं उनके साथ देश भर में घूमा। मैं अजेश और मलिक जैसे दो प्रभावशाली व्यक्तित्व के बीच छिप सा गया था। ऐसे में मेरा आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा था। 1993 में मेरी शादी संगीता से हुई। उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई की थी। संगीता गारमेंट एक्सपोर्टर के परिवार से थी। उनका परिवार नाथ ब्रदर्स के नाम से अपना कारोबार संचालित करता था। चूंकि संगीता खुद कारोबारी परिवार से थी, इसलिए उन्हें हमारे घर में तालमेल बिठाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरी जिंदगी में सिवाय वैवाहिक सुख के कुछ नहीं बदला था। क्यूआरजी का भरोसा अब भी अजेश ही थे। मेरे कारोबार से जुड़ने के 1 साल बाद क्यूआरजी ने तय किया कि यह हैवेल्स को शेयर मार्केट में सूचीबद्ध करने का समय है। उस समय बहुत सी निजी कंपनियां शेयर मार्केट में सूचीबद्ध होने के लिए बेकरार थी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल्स के प्रमोटर के अलग होने के फैसले के बाद वर्ष 1990 में बनाई गई इंडो एशियन फ्यूज गियर 1992 में शेयर मार्केट में सूचीबद्ध हुई। उसका पब्लिक इशू 40 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ। इसी तरह बहुत सी कंपनियों ने शेयर मार्केट से बड़ी मात्रा में पैसा कमाया। इन परिणामों के बाद ही हैवेल्स की शेयर मार्केट में सूचीबद्ध होने की इच्छा जागी। उन दिनों हमने फरीदाबाद में ज़मीन का टुकड़ा लेकर पावर कंट्रोल पैनल्स में इस्तेमाल होने वाले कॉन्टैक्टर्स बनाने का काम शुरू किया था। प्रोजेक्ट की लागत कुल 4 करोड़ रुपए थी। पब्लिक इशू के जरिए हम इस निवेश के लिए धन जुटाना चाहते थे। हमारी आंतरिक गणना ने संकेत दिया कि हमें 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर 15 रुपए के प्रीमियम पर जारी करना चाहिए। चूँकि हम सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के साथ व्यापार करना चाहते थे, इसलिए हमने तय किया कि उस समय की देश की सर्वोच्च बैंक SBI कैप्स को यह अधिकार पत्र दें, लेकिन उसके मुंबई स्थित मुख्यालय ने इनकार कर दिया। बैंक का मानना था हैवेल्स कोई प्रीमियम नहीं दे पाएगी जो स्टॉक मार्केट का माहौल दे सके।
1992 में हर्षद मेहता का घोटाला पकड़ में आने के बाद स्टॉक मार्केट गिरावट की ओर था। 1990 में उठा शेयर मार्केट का बुलबुला अब फूटने लगा था। एसबीआई कॉर्प को लगता था कि निवेशक हेवल्स के 10 रुपये के शेयर पर 15 रुपये का प्रीमियम देने के इच्छुक नहीं होंगे और एक असफल इशू के साथ नहीं जुड़ेंगे। इसके बाद हमने एसबीआई कैप्स के दिल्ली ऑफिस में दस्तक दी। हमने उन्हें अपनी गणनाएं और आंकड़े पेश किए। उन्होंने भी अपने मुंबई ऑफिस के फैसले को बदलने को इनकार कर दिया। हम असमंजस में थे। हमें पता था कि हमें प्रीमियम मिल सकता है। हम पब्लिक इशू लाने में देरी नहीं करना चाहते थे। तब क्यूआरजी ने दूसरे तरीके से कोशिश करने का फैसला किया। हमने अपने सभी कारोबारी सहयोगियों, डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स की मीटिंग बुलाई। हमने उन्हें यह बताया कि हम पब्लिक इशू क्यों ला रहे हैं, क्यों हम महसूस करते हैं कि हमारे शेयर प्रीमियम पर जारी किए जाने चाहिए और आंकड़ों के हिसाब से 15 रुपये का प्रीमियम किस तरह औचित्यपूर्ण है। आश्चर्यजनक रूप से हमने डीलर्स में शेयर खरीदने के लिए एक गजब का उत्साह देखा। वे हमें प्रीमियम का भुगतान करने के इच्छुक थे और उत्तेजित होकर उन्होंने चेक तक काट दिए। उसी समय हमें यह एहसास हो गया था कि हमारा इशू सब्सक्राइब हो गया है। नई गणनाओं सहित हम एसबीआई कैप्स के अधिकारियों से एक बार फिर मिले। इस सूचना का असर उन पर भी पड़ा। उन्हें यह भरोसा हो गया कि प्रीमियम के साथ बेचने पर भी हमारे शेयर फ्लॉप नहीं होंगे और इशू असफल होने का कोई कारण नहीं। अक्टूबर 1993 में शेयर मार्केट कुछ संभला और हम 5 करोड़ रुपए का इशू लेकर आए। हमारे शेयर 25 रुपये के मूल्य से बिके, यानी 10 रुपये की फेस वैल्यू और 15 रुपये प्रीमियम। हमारा इशू 4.5 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। हेवल्स शेयर मार्केट में सूचीबद्ध हो गई, लेकिन इसके शेयरों का प्रदर्शन हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा। यह स्पष्ट था कि हमने अपने कारोबार को अति आत्मविश्वास के साथ पेश कर दिया। जब प्रदर्शन कमजोर हुआ तो निवेशकों का मोह भंग हुआ और हमारे शेयर गिरने लगे। कंपनी से निवेशकों का ध्यान हटना शुरू हो गया था। इसकी एक वजह यह भी थी कि हेवल्स मुंबई के बजाय दिल्ली की कंपनी थी। बहुत से लोगों ने शेयर मार्केट से खेलने की सलाह दी, जो उस समय मानक बन गया था, लेकिन क्यूआरजी ने इसे खारिज कर दिया। हमारे शेयरों के भाव गिर रहे थे, इस हद तक कि क्यूआरजी ने शेयर मार्केट से बाहर निकलने का मन बना लिया। बहरहाल राजेश ने क्यूआरजी को ऐसा ना करने के लिए राजी कर लिया और जोर दिया कि हेवल्स शेयर मार्केट में बनी रहे। उन्होंने कई तर्क दिए। पहला, अगर संस्थान शेयर मार्केट में सूचीबद्ध है तो उससे निवेशकों में अच्छा संदेश जाता है, ज़्यादा निवेशकों तक उसकी पहुंच रहती है। ऐसे में भविष्य में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होने की स्थिति में शेयर मार्केट में बने रहना जरूरी है। दूसरा, शेयर मार्केट में सूचीबद्ध रहने पर कंपनियां सतर्क रहती हैं, जिससे वे अपना विकास और विस्तार पर ध्यान देती हैं। शेयर मार्केट का दबाव कंपनियों को हर तिमाही में अच्छा परिणाम देने को प्रेरित करता है। इससे कंपनियों के मालिक लगातार विकासोन्मुख रहते हैं। आखिरी हर तिमाही में आने वाली रिपोर्ट से प्रबंधन अपने शेयर धारकों के प्रति अधिक जवाबदेह होता है और इससे सभी निवेशकों का भला होता है। क्यूआरजी तर्क से सहमत थे और उन्होंने शेयर बाजार से बाहर आने का फैसला बदल दिया। खराब स्वास्थ्य के बावजूद क्यूआरजी अपनी जिंदगी से संतुष्ट थे। व्यक्तिगत व व्यावसायिक मोर्चों पर दोनों बेटे उनके साथ मजबूती से खड़े थे और कंपनी उनकी अपेक्षाओं के मुताबिक बेहतर परिणाम दे रही थी। क्यूआरजी ने एक बड़ा घर खरीदने की योजना बनाई। इसी के चलते उन्होंने एक और घर खरीदा। इसके मालिकाना हक को लेकर कुछ विवाद था। यह घर उसी इलाके में था जहां हम रहते थे। क्यूआरजी का विचार था कि उनके दोनों बेटों के पास अपने अपने घर होने चाहिए। क्यूआरजी ने इस विवाद को हल किया और दूसरी जगह घर बनाया। वर्ष 1993 में क्यूआरजी को सिविल लाइंस में 1700 गज का प्लॉट लेने का अवसर मिला। यह प्लॉट उनके घर की सोच से मेल खाता था, लिहाजा रातों रात उन्होंने इसका सौदा कर लिया। लेकिन आशंकाओं के बादल आसमान में उमड़ घुमड़ रहे थे। शुरुआती सालों में मेरे बड़े भाई अजेश के क्यूआरजी से कार्यगत संबंध बहुत मधुर थे। अजेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे और उनके ज्ञान और कौशल ने क्यूआरजी की नैसर्गिक बुद्धि और अनुभव को खूब सहारा दिया। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से डिग्री हासिल कर चुके अजेश ने कारोबार में बहुत जरूरी तकनीकी पहलुओं को जोड़ा।
दरअसल सुरेंद्र जी से बंटवारे के बाद यानी 1985 से 1995 के दशक में अजेश ने हैवेल्स के विकास में असीम योगदान दिया। उन्होंने क्यूआरजी के नए सपनों को वास्तविकता का अमली जामा पहनाया। सबसे महत्वपूर्ण जर्मन कंपनियों के साथ हुई 3 साझेदारियों में अजेश का अद्भुत योगदान था। जुनून की हद तक काम करने वाले अजेश परिपूर्णतावादी थे। तीनों जर्मन कंपनियों के साझेदारी के पीछे मुख्य दिमाग अजेश का ही था। वे विदेश जाते और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधकों से मिलकर महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप देते। वे जल्द ही डायरेक्टर बन गए। जब हमारा पब्लिक इशू आया तब अजेश ने ही रोड शो किए और निवेशकों से मिलकर मीडिया तक को संबोधित किया। यद्यपि अजेश और मैं आईपीओ की तैयारी में लगे थे, अजेश का करिश्मा जबरदस्त था। अजेश के रूप में क्यूआरजी को एकदम सही उत्तराधिकारी मिल चुका था। दुर्भाग्य से कुछ ही वर्षों में यह मिलनसारिता कटुता में बदल गई। 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में अजेश और क्यूआरजी के बीच दरार के लिए कई कारक जिम्मेदार थे। पहली दरार प्रबंधन के दोनों के अपने अपने तरीकों से उभरी। दोनों एक ही सशक्त व्यक्तित्व के मालिक थे, जिनमें आत्मविश्वास और दृढ़ता कूट कूट कर भरी थी। क्यूआरजी अंतिम फैसले ले सकते थे और लेते थे, लेकिन वे अंशधारकों से राय मशवरा करते। वे बोर्ड रूम के बाहर कंपनी के लोगों व अन्य से भी राय लेते। उनके लिए प्रोटोकॉल लोगों की राय से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। अजेश उनसे अलग थे, पूरी तरह से आत्मनिर्भर और स्वतंत्र। क्यूआरजी और अजेश दोनों के तरीकों से परिणाम मिलते थे, लेकिन ये तरीके एक साथ किसी कंपनी को नहीं चला सकते थे। क्योंकि निर्णय हमेशा लीडर लेता है, लिहाजा सारी जिम्मेदारी भी उसी की होती है। अजेश सारे निर्णय शिखर से लेकर उसे लागू कराने वाले व्यक्तित्व थे, जबकि क्यूआरजी शिखर पर होते हुए भी समावेशी फैसलों के हिमायती थे। कॉरपोरेट परिवेश में एक दूसरे से अलग ऐसे शक्ति केंद्र कई समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। कर्मचारियों की वफादारी गुटों में बढ़ जाती है। चूंकि अजेश ही क्यूआरजी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे और यह बात मेरे समेत ज़्यादातर लोगों को पता थी, इसलिए ज़्यादातर मैनेजर अजेश का पक्ष लेते। शक्ति केंद्र बनने में अजेश का कोई दोष नहीं था। अजेश पर आरोप लगाना गलत होगा। ज़्यादातर कॉरपोरेट घरानों में ऐसी दरारें असामान्य नहीं हैं, बल्कि मालिक, सीईओ या प्रमोटर वरिष्ठ स्तर पर इस तरह के शक्ति केंद्र रचने में विश्वास रखते हैं। क्यूआरजी अलग थे। उन्हें महसूस हुआ कि यह तरीका हैवेल्स में नहीं चलेगा। वे हमेशा एक पारदर्शी और राजनीति मुक्त संस्थान चाहते थे। अजेश और क्यूआरजी के बीच बढ़ती दूरियों का तीसरा कारण पारिवारिक राजनीति भी था। हर परिवार में ऐसे कुछ युवा या बुजुर्ग रिश्तेदार होते हैं जो कुछ सदस्यों को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करते हैं। रईस परिवारों में तो खासकर यह सच्चाई है। दरअसल यह मानव स्वभाव का हिस्सा है और इसका कोई कुछ कर नहीं सकता। उपरोक्त कारकों का संयुक्त प्रभाव यह हुआ कि पिता और बेटे में मतभेद हो गए। इस खटास की शुरुआत नाश्ते या रात के खाने पर होने वाली बहस पर हुई। किसी भी अन्य परिवार की तरह क्यूआरजी और अजेश एक दूसरे से बात नहीं करते थे। अक्सर यह तनाव भरी शांति शीत युद्ध में तब्दील होती, लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ सामान्य हो जाता। हम परिवार ही तो थे, लेकिन यह सौहार्द अगले कुछ दिनों में ही होने वाली बहस से टूट जाता। वर्ष 1994 में अजेश और क्यूआरजी के बीच की बहस नाश्ते की टेबल से निकलकर क्यूआरजी के केबिन तक पहुंच गई। दोनों के बीच ऑफिस में किसी मुद्दे पर असहमति हो गई, लिहाजा दोनों के बीच संवाद टूट गया। मेरे भाई अजेश को लगता कि वह सही है और गतिरोध जारी रहता। क्यूआरजी ने सोचा कि यह महज एक हादसा है। यह शीत युद्ध भी खत्म हो जाएगा और उनका बड़ा बेटा पिछली बार की तरह उनके पास लौट आएगा। दुखद रूप से इस बार संबंध पैबंद न लगने की हद तक टूट गए थे। जनवरी 1995 में अजेश ने बंटवारे की मांग करते हुए अपना हिस्सा मांग लिया। एक बार फिर क्यूआरजी ने कलकत्ता में रह रहे अपने गुरु ओपी गुप्ता की तरफ रुख किया। उन्होंने बेटे से अपने रिश्तों में खिंचाव की बात अब तक उन्हें नहीं बताई थी। ओपी गुप्ता ने कलकत्ता में अजेश से सभी मुद्दों पर बातचीत की। अंततः उन्हें पिता के साथ काम करने के लिए राजी कर लिया। कुछ दिनों के लिए घर में शांति लौट आई।
लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। किसी मुद्दे पर अजेश और क्यूआरजी एक बार फिर आमने सामने थे। इस बार अजेश ने अलग होने के अलावा कुछ और सुनना पसंद नहीं किया। ओपी गुप्ता अपने सबसे छोटे बेटे विक्की जी के साथ कलकत्ता से दिल्ली आए। क्यूआरजी ने बातचीत के लिए ओपी गुप्ता को अपना प्रतिनिधि चुना, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके चाचा संतुलित व्यक्ति हैं और इसलिए अजेश अपना इरादा बदल लेगा। परिवार शांतिपूर्ण तरीके से एक समाधान पर पहुंच गया। यह क्यूआरजी और अजेश दोनों का मंजूर था। क्यूआरजी अपने बड़े बेटे को मुनाफे में चल रही तिलक नगर वाली फैक्ट्री देने को तैयार हो गए। इस फैक्ट्री में एलिमर हेवल्स ब्रांड के तले मीटर बनाए जाते थे। फैक्ट्री के साथ क्यूआरजी ने अजेश को एलिमर ब्रांड भी सौंप दिया। 1995 में समूह के 100 करोड़ के टर्नओवर में 30 से 40% योगदान इलेक्ट्रिक मीटर बनाने वाली इस फैक्ट्री का था। यह फैक्ट्री मुनाफा भी इतने ही प्रतिशत में कमाती थी। क्यूआरजी बिल्कुल परेशान नहीं थे। उनकी सिर्फ एक ही चिंता थी कि अजेश खुश रहना चाहिए। निजी तौर पर मेरे माता पिता का दिल टूट गया, न केवल इसलिए कि अजेश ने कारोबारी साम्राज्य का बंटवारा कर दिया, बल्कि इसलिए कि उनका बड़ा बेटा अब इस कारोबार या उस घर में नहीं रहेगा। 2 साल पहले ही वर्ष 1993 में हमारा परिवार क्यूआरजी के सपनों के बड़े घर में आया था। हम सभी ने सपने देखे थे कि इस बड़े घर में हम एक बड़े दिल वाले संयुक्त परिवार के तौर पर रहेंगे। मई 1995 में सब कुछ बदल गया। क्यूआरजी के लिए यह दोहरा नुकसान रहा। उन्होंने अपने बड़े बेटे के साथ अपना उत्तराधिकारी भी खोया था। मेरी माँ के लिए जैसा अधिकतर माँओं के साथ होता है, बड़ा बेटा उनकी आंखों का तारा था। क्यूआरजी ने एक बार माना था, मैं बुरी तरह टूट गया था। यह मेरे लिए बड़ा झटका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह सच में अलग हो जाएगा, लेकिन जब यह हुआ तो क्यूआरजी ने फिर उदारता दिखाई। वे हमेशा मुझे याद दिलाते, किसी भी सफलता के पथ पर व्यक्ति को व्यक्तिगत और अन्य बलिदान देने पड़ते हैं। मेरे लिए बंटवारे का मतलब फैक्ट्रियों, आमदनी या लाभांश का बंटवारा नहीं है। मुझे इससे भी मतलब नहीं है कि कौन सा शेयर किसका है। बंटवारे का मतलब है, इसने मुझसे मेरा बड़ा बेटा छीन लिया है। मुनाफे के रूप में वह कितना ले गया यह मायने नहीं रखता। बंटवारे में वह मेरे जिगर का टुकड़ा और आत्मा अपने साथ ले गया, लेकिन आजीविका के लिए यह करना था। सफल लोग अक्सर अपने व्यक्तिगत संकट से निपटने के लिए अपने तरीके अपनाते हैं। वैसे यह तरीके करीब करीब एक जैसे ही होते हैं। लगभग सभी अपने आप को कारोबार पेशे में और ज़्यादा झोंक देते हैं। वे ज़्यादा काम करते हैं, घर में कम, ऑफिस में ज़्यादा वक्त बिताते हैं और अपने दिमाग पर सिर्फ काम के बारे में सोचने के लिए दबाव डालते हैं। 1995 के बंटवारे के बाद यह पहला सौभाग्यशाली परिणाम था। क्यूआरजी ने अपना ध्यान सिर्फ कारोबार पर लगाने का निर्णय लिया और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर लिए। उन्होंने ऐलान किया कि वे हैवेल्स को अगले 5 सालों में 300 करोड़ टर्नओवर की कंपनी के तौर पर देखना चाहते हैं, यानी बंटवारे के बाद बचे साम्राज्य का 5 गुना। हमने इसे हासिल भी किया और इस कामयाबी में हमारे कर्मचारियों, खासकर वरिष्ठ प्रबंधकों में उत्साह, जुनून और शक्ति का संचार किया। दूसरा, इस बंटवारे से मुझे संस्थान के भीतर ही विकास करने में मदद मिली। मैं एक गंभीर प्रबंधक के तौर पर उभरा। जब तक अजेश आसपास थे तब तक मैं नेपथ्य में रहता, क्योंकि वे ही मेरे वरिष्ठ थे और क्यूआरजी के उत्तराधिकारी भी। मैं विषम काम करता पर किसी का भी बड़ा परिणाम नहीं निकालता। अलबत्ता क्यूआरजी को भी मुझसे अधिक अजेश की क्षमताओं पर भरोसा था। बाद में क्यूआरजी ने स्वीकार किया, उन दिनों अनिल एक गंभीर प्रबंधक बनने के लिए बहुत सौम्य थे। उनकी कारोबार में उतनी रुचि नहीं दिखती थी। मैंने भी बंटवारे से पहले तक अजेश पर ही सारा ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अब परिस्थितियों ने क्यूआरजी को विकल्पहीन कर दिया था। उन्हें मुझ पर ही निर्भर रहना पड़ा। उन्हें मुझे कंपनी में दूसरे नंबर के लीडर के तौर पर आगे बढ़ाना पड़ा। धीरे धीरे जब मैं परिणाम देने लगा तो मेरे प्रति उनका नज़रिया बदला। मैं अपने बड़े भाई की विशाल छाया से बाहर आने लगा था। इस बंटवारे का तीसरा अहम पहलू यह था कि कंपनी में अब नेतृत्व को लेकर दुविधा खत्म हो चुकी थी। मई 1995 के बाद क्यूआरजी ही सारे फैसले लेते। मैं स्वाभाविक उत्तराधिकारी तो था, लेकिन मैं उनकी छाया में रहकर काम करता। कर्मचारियों से लेकर कंपनी के अंशधारकों तक
सबको यह एहसास हो गया था कि उन्हें किस शक्ति केंद्र से बात करनी है और उन्हें किसको मानना है। कंपनी का शक्ति केंद्र स्पष्ट था। परिवार में हुए तीसरे बंटवारे के बाद क्यूआरजी का साम्राज्य 60 से 70 करोड़ रुपए तक सिमट गया। इलेक्ट्रिक मीटर बनाने का काम बड़े भाई के पास जाने के बाद हम सिर्फ स्विच गियर तक ही सीमित रह गए। हालांकि इस सब से अविचलित क्यूआरजी का सारा ध्यान अब कंपनी के विकास पर था। हमने तेजी से विस्तार किया। जहां तक परिवार की चिंता की बात है, हमारे संबंध आत्मीय बने हुए हैं। वास्तव में वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। कुछ साल पहले अजेश की बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने में हम सब ने बराबर मेहनत की। आखिरकार चीजें रास्ते पर आ गई थी। परिवार में सब कुछ वैसा ही था जैसा हर शख्स चाहता था।